सूर्य की किरणें रायगंज के छोटे से गांव की मिट्टी के घरों पर पड़ रही थी। मोहन अपने छोटे से दुकान के बाहर खड़ा था। उसकी भूरी आंखों में चिंता की गहरी लकीरें थीं। पिछले 6 महीनों से उसका व्यापार लगातार घाटे में चल रहा था। एक एक करके उसके ग्राहक दूसरे व्यापारियों के पास जाने लगे थे और अब उसकी दुकान में सामान भी कम हो गया था। बाबूजी, चाय? काजल ने अपने पिता के कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा। उसकी आवाज में मिठास थी जो मोहन को हमेशा अच्छी लगती थी। मोहन ने अपनी बेटी की ओर देखा। 18 वर्षीय काजल अपनी माँ जैसी ही सुंदर थी, लंबे काले बाल, गोल चेहरा और मीठी मुस्कान। उसकी माँ को गए 5 साल हो चुके थे, लेकिन काजल ने कभी शिकायत नहीं की। वह हमेशा हंसमुख रहती थी, भले ही परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हों। हाँ बेटी, लेकिन थोड़ी मीठी बनाना, मोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, अपनी चिंताओं को छुपाने की कोशिश करते हुए। काजल चाय बनाने के लिए अंदर चली गई। मोहन ने गहरी सांस ली और अपने सामने पड़े कागजों को देखा। उसका कर्ज अब 25,000 रुपए तक पहुंच गया था, इतनी बड़ी राशि कि वह सोच भी नहीं सकता था कि इसे कैसे चुकाएगा। तभी दूर से आती आवाजें सुनाई दी। मोहन ने सिर उठाया और देखा कि 4 लोग उसकी दुकान की ओर बढ़ रहे थे। उनके चेहरे पर क्रोध था और वे जोर से बातें कर रहे थे। अरे मोहन, बाहर निकल! सबसे आगे चल रहे व्यक्ति ने, जिसका नाम रामू था, चिल्लाकर कहा। हमारे पैसे कहाँ हैं? मोहन का दिल धड़क उठा। वह अपनी दुकान से बाहर निकला। उसके हाथ कांप रहे थे। भाई रामू, थोड़ा और समय दो, मैं जल्द ही सब चुका दूंगा, मोहन ने विनती की। और कितना समय? दूसरे व्यक्ति शंकर ने गुस्से से कहा। 3 महीने हो गए हैं, हम धैर्य खो चुके हैं। 1 हफ्ता, बस 1 हफ्ता और, मोहन ने कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। नहीं, अब और नहीं, रामू ने मोहन के कॉलर को पकड़ते हुए कहा। या तो अभी पैसे दे दो या फिर हम तुम्हारी दुकान पर कब्जा कर लेंगे। इस शोर को सुनकर काजल बाहर दौड़ी। पिताजी, वह चिल्लाई अपने पिता की ओर दौड़ते हुए। अंदर जाओ काजल, मोहन ने अपनी बेटी को डांटते हुए कहा। यह तुम्हारा मामला नहीं है। लेकिन काजल नहीं हटी। उसने अपने पिता के बगल में खड़े होकर कहा, आप लोग मेरे पिता को परेशान मत करिए, वे आपके पैसे जल्द ही लौटा देंगे। रामू ने काजल को घूरते हुए कहा। तुम्हारे पिता को तुम्हारी रक्षा के लिए एक बच्ची की जरूरत है। हाँ, कितना कमजोर है यह आदमी। मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, काजल ने दृढ़ता से कहा। और मेरे पिता कमजोर नहीं हैं, वे सिर्फ मुश्किल में हैं, लेकिन वे ईमानदार हैं और अपना वचन निभाएंगे। मोहन ने अपनी बेटी की साहस पर गर्व महसूस किया, लेकिन वह चिंतित भी था। वह नहीं चाहता था कि काजल इन लोगों के क्रोध का शिकार बने। ठीक है, रामू ने अंत में कहा, 1 हफ्ता और। लेकिन अगर इस बार भी पैसे नहीं मिले तो हम तुम्हारी दुकान और घर दोनों पर कब्जा कर लेंगे, समझे? मोहन ने सिर हिलाकर हामी भरी। रामू और उसके साथियों ने एक अंतिम धमकी दी और चले गए। जब वे चले गए तो मोहन ने थक कर दुकान के बाहर रखी चौकी पर बैठ गया। काजल ने उसके पास बैठकर उसकी पीठ पर हाथ फेरा। पिताजी, सब ठीक हो जाएगा, उसने धीरे से कहा। मोहन ने अपनी बेटी को देखा, उसकी आंखों में आंसू थे। कैसे बेटी? मैंने सब कुछ आजमा लिया है। बैंक ऋण नहीं दे रहा, मित्र पहले ही बहुत मदद कर चुके हैं, अब और कोई रास्ता नहीं है। काजल कुछ क्षण तक चुप रही, फिर धीरे से बोली, मैं काम कर सकती हूँ पिताजी, मैं किसी बड़े शहर में जाकर नौकरी कर सकती हूँ। मैं पढ़ी लिखी हूँ, मुझे कोई अच्छी नौकरी मिल जाएगी। मोहन ने अपना सिर हिलाया। नहीं बेटी, तुम अकेली बड़े शहर में नहीं जा सकती, वहां भरोसा करना मुश्किल है। दोनों कुछ देर तक चुप रहे। तभी मोहन को कुछ याद आया। लेकिन एक जगह है, उसने धीरे से कहा। कहाँ? पिताजी, वीरपुर उत्तर दिशा में एक गांव है। वीर प्रताप नाम का एक व्यक्ति वहां रहता है।
वह हमारे दूर के रिश्तेदार हैं, तो क्या वे हमारी मदद करेंगे? काजल ने आशा से पूछा। मोहन ने सिर हिलाकर कहा, शायद। मैंने सुना है कि वे बहुत अमीर हैं। शायद वे तुम्हें अपने घर में काम दे दें। तुम वहां काम करके पैसे कमा सकती हो और हम अपना कर्ज चुका सकते हैं। काजल ने तुरंत सहमति जताई। ठीक है पिताजी, मैं वीरपुर जाऊंगी। मोहन ने अपनी बेटी के माथे को चूमा। तुम सच में बहुत बहादुर हो मेरी बेटी। लेकिन याद रखना, वहां सिर्फ काम करके पैसा कमाना ही तुम्हारा लक्ष्य नहीं है। क्या मतलब पिताजी? बेटी वीर प्रताप जिसने भी उनका दिल जीत लिया वे उसे भरपूर इनाम देते हैं। तुम्हारा असली कार्य है उनका दिल जीतना अपनी ईमानदारी, मेहनत और सच्चाई से। तभी हम अपना कर्ज चुका पाएंगे और मैं अपना व्यापार फिर से शुरू कर पाऊंगा। काजल ने समझते हुए सिर हिलाया। मैं आपको निराश नहीं करूंगी पिताजी। और एक बात, मोहन ने कहा, रास्ते में एक जंगल आएगा। वहां एक कुटिया में एक बूढ़ी साध्वी रहती है। उनसे अवश्य मिलना। वे बहुत ज्ञानी हैं और उनकी सलाह तुम्हारे काम आएगी। काजल ने फिर से सिर हिलाया। मैं जल्द ही तैयार होकर निकल जाऊंगी। वह उठकर घर के अंदर चली गई अपनी यात्रा की तैयारी करने के लिए। अगली सुबह काजल ने अपना छोटा सा थैला तैयार किया जिसमें उसने अपने कुछ कपड़े और जरूरी सामान रखे। उसने अपनी सबसे अच्छी साड़ी पहनी, गुलाबी रंग की, जिसे उसकी मां ने उसे उसके 18वें जन्मदिन पर दिया था। जब वह घर से बाहर निकली तो मोहन दरवाजे पर खड़ा था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने उन्हें छिपाने की कोशिश की। बेटी, ये कुछ पैसे हैं तुम्हारी यात्रा के लिए, उसने काजल को कुछ सिक्के देते हुए कहा। काजल ने उन्हें अपनी पोटली में रख लिया। चिंता मत करिए पिताजी, मैं जल्द ही वापस आऊंगी और हम फिर से खुशहाल जीवन जिएंगे। मोहन ने अपनी बेटी को गले लगाया। भगवान तुम्हारा मार्गदर्शन करे मेरी बेटी। काजल अपने पिता से विदा लेकर अपनी यात्रा पर निकल पड़ी। वह पैदल ही चल रही थी क्योंकि गांव से वीरपुर तक कोई नियमित परिवहन नहीं था। सूरज अभी अभी निकला था और हवा में एक सुखद ठंडक थी। वह कई घंटों तक चलती रही, रास्ते में आने वाले छोटे छोटे गांवों और खेतों को पार करती हुई। दोपहर तक वह एक घने जंगल के किनारे पहुंच गई। उसने अपने पिता की बात याद की। इसी जंगल में वह बूढ़ी साध्वी रहती थी। काजल ने अपने आप को प्रोत्साहित किया और जंगल में प्रवेश किया। पेड़ों के बीच से छनकर आती सूरज की किरणें जंगल के फर्श पर सुनहरे धब्बे बना रही थी। पक्षियों की मधुर आवाजें और पत्तों की सरसराहट ने जंगल को एक रहस्यमय माहौल दिया था। कुछ देर चलने के बाद काजल ने दूर एक छोटी सी कुटिया देखी जिससे धुआं निकल रहा था। वह धीरे धीरे कुटिया की ओर बढ़ी। जैसे जैसे वह करीब पहुंची, उसने सुना कि अंदर से मंत्रोच्चार की आवाजें आ रही थी। काजल ने धीरे से दरवाजे पर दस्तक दी। आओ बेटी, एक मधुर आवाज अंदर से आई। मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रही थी। काजल ने अचरज से दरवाजे को धक्का दिया और अंदर प्रवेश किया। कुटिया के अंदर एक बूढ़ी महिला बैठी थी जिसके बाल सफेद थे और चेहरे पर गहरी लकीरें थीं। लेकिन उनकी आंखें, वे अद्भुत थीं। गहरी नीली, जैसे समुद्र की गहराइयों में झांक रही हों, और उनमें एक अद्भुत तेज था। नमस्ते माताजी, काजल ने विनम्रता से प्रणाम करते हुए कहा। मैं रायगंज से आई हूँ। मेरे पिता ने कहा था कि मैं आपसे अवश्य मिलूं। साध्वी ने मुस्कुराते हुए काजल को देखा। हाँ, मैं जानती थी कि तुम आओगी। मोहन की बेटी काजल, तुम अपने पिता की मदद के लिए वीरपुर जा रही हो? काजल चौंक गई। आपको कैसे पता माताजी? साध्वी ने हल्के से हंसते हुए कहा। इस जंगल में बहुत कम लोग आते हैं बेटी, और जो आते हैं उनकी कहानियां मुझे पहले से ही पता होती हैं। काजल को यह रहस्यमय लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। आओ बैठो, साध्वी ने काजल को अपने सामने बैठने का इशारा किया।
तुम्हें एक लंबी यात्रा करनी है और तुम्हें कुछ ज्ञान की आवश्यकता होगी। काजल ने विनम्रता से बैठते हुए कहा, हाँ माताजी, मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए ताकि मेरा कार्य सफल हो। साध्वी ने मुस्कुराते हुए कहा, आशीर्वाद तो मिलेगा बेटी, लेकिन तुम बहुत जल्दबाजी में लग रही हो। थोड़ा धैर्य रखो। बिना संयम और अध्ययन के कोई भी कार्य सफल नहीं होता। काजल ने सिर झुकाकर कहा, आप सही कहती हैं माताजी। तुम्हारे पास कोई सिक्का है? साध्वी ने अचानक पूछा। सिक्का? काजल ने आश्चर्य से पूछा। हाँ, पिताजी ने मुझे कुछ सिक्के दिए हैं यात्रा के लिए। मुझे एक सिक्का दो। साध्वी ने कहा, मैं तुम्हें एक महत्वपूर्ण बात बताऊंगी। क्या तुम्हारे अंदर सीखने की ललक है? काजल ने हिचकिचाते हुए अपनी पोटली से एक सिक्का निकाला और साध्वी को दिया। हाँ माताजी, मुझे आपका ज्ञान चाहिए। साध्वी ने सिक्का लेकर अपनी झोली में रख लिया। फिर उसने गंभीरता से कहा, पहला ज्ञान सुनो बेटी, कभी भी बेईमानी मत करना। सच्चाई का रास्ता कठिन हो सकता है, लेकिन अंत में यही जीतता है। काजल ने सिर हिलाकर कहा, यह तो मुझे पहले से ही पता था माताजी। जानना और समझना अलग अलग बातें हैं बेटी। साध्वी ने कहा, जब समय आएगा तब इस ज्ञान का महत्व समझ में आएगा। और कुछ माताजी? काजल ने पूछा। हाँ, अगर और जानना चाहती हो तो एक और सिक्का दो। साध्वी ने मुस्कुराते हुए कहा। काजल ने दूसरा सिक्का निकालकर साध्वी को दिया। यह लीजिए माताजी। साध्वी ने दूसरा सिक्का भी अपनी झोली में रख लिया। दूसरा ज्ञान सुनो, प्यार करना, लेकिन शादी से पहले ऐसा कुछ मत करना जिससे तुम्हारे आंचल पर कलंक लगे। अपनी इज्जत को हमेशा बचाकर रखना। काजल को यह सलाह अजीब लगी। माताजी, आप विचित्र बातें कर रही हैं। मैं भला ऐसा कुछ क्यों करूंगी? साध्वी ने गहरी सांस ली। जीवन अप्रत्याशित होता है बेटी। कभी कभी हम ऐसी परिस्थितियों में फंस जाते हैं जहां हमें बड़े फैसले लेने पड़ते हैं। यह ज्ञान तुम्हें तब काम आएगा। काजल कुछ परेशान हुई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। और जानना चाहती हो? साध्वी ने पूछा। काजल ने सोचा, शायद तीसरा ज्ञान मुझे ज्यादा उपयोगी लगे। उसने तीसरा सिक्का निकालकर साध्वी को दिया। साध्वी ने तीसरा सिक्का लेकर कहा, तीसरा और अंतिम ज्ञान सुनो, जिसे मदद की जरूरत हो उसकी मदद जरूर करना। यही मानवता का धर्म है। काजल ने सिर हिलाया। यह तो सबसे सरल ज्ञान है माताजी। सरल लगता है, लेकिन पालन करना कठिन हो सकता है, विशेषकर जब हम खुद मुश्किल में हों। साध्वी ने कहा। काजल ने उठते हुए कहा, धन्यवाद माताजी। अब मुझे जाना चाहिए। वीरपुर पहुंचने में अभी बहुत समय लगेगा। साध्वी ने सिर हिलाकर कहा, जाओ बेटी। अपने रास्ते पर सदा सच्चाई और अच्छाई का पालन करना। और याद रखना, जब भी तुम्हें मेरी सलाह की जरूरत हो तुम वापस आ सकती हो। काजल ने साध्वी को प्रणाम किया और कुटिया से बाहर निकल गई। वह सोच रही थी कि वह साध्वी के 3 ज्ञानों से क्या करेगी और क्या वे सच में उसके काम आएंगे। जंगल से बाहर निकलकर वह अपनी यात्रा पर आगे बढ़ गई, अपने लक्ष्य वीरपुर की ओर। शाम ढलने लगी थी जब काजल वीरपुर पहुंची। सूरज पश्चिम की ओर डूब रहा था और आकाश में नारंगी और लाल रंग की आभा छाई हुई थी। गांव के मुख्य चौराहे पर खड़े होकर काजल ने एक राहगीर से पूछा, भैया, वीर प्रताप जी की हवेली कहाँ है? राहगीर ने उसे ऊंची पहाड़ी पर बनी एक विशाल हवेली की ओर इशारा किया। वहाँ बहन, उस पहाड़ी पर। काजल ने धन्यवाद दिया और हवेली की ओर चल पड़ी। जैसे जैसे वह करीब पहुंची, हवेली का आकार और भव्यता उसे अचंभित करने लगे। यह विशाल और शानदार थी, सुनहरे और लाल पत्थरों से बनी और चारों ओर एक ऊंची दीवार से घिरी हुई थी। हवेली के मुख्य द्वार पर पहुंचकर काजल ने धीरे से दरवाजे पर दस्तक दी। कुछ क्षणों के बाद एक नौकर ने दरवाजा खोला। कौन हो तुम और क्या काम है? नौकर ने कड़कती आवाज में पूछा। मैं काजल हूँ, रायगंज के मोहन की बेटी। काजल ने विनम्रता से कहा।
मैं वीर प्रताप जी से मिलना चाहती हूँ। वे मेरे पिता के दूर के रिश्तेदार हैं। नौकर ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, जैसे वह उसकी सच्चाई को परख रहा हो। फिर उसने कहा, ठीक है, अंदर आओ, मैं मालिक को बताता हूँ। काजल हवेली के विशाल आंगन में प्रवेश करती है। चारों ओर फूलों के बगीचे और फव्वारे थे और कई नौकर चाकर अपने अपने कामों में व्यस्त थे। नौकर उसे एक बड़े कमरे में ले गया, जहां वीर प्रताप एक कुर्सी पर बैठे थे। वे एक गंभीर दिखने वाले व्यक्ति थे, लंबे कद के, और उनकी आंखों में एक तेज था जो काजल को भयभीत कर गया। तो तुम मोहन की बेटी हो? वीर प्रताप ने पूछा। उनकी आवाज गहरी और गूंजती हुई थी। जी साहब, काजल ने सिर झुकाकर कहा, मैं अपने पिता की मदद के लिए आई हूँ। उन्होंने बताया कि आप हमारे दूर के रिश्तेदार हैं और शायद आप मुझे काम दे सकते हैं। वीर प्रताप ने अपनी मूंछें सहलाते हुए कहा, हाँ, मैं मोहन को जानता हूँ। वह एक अच्छा आदमी है। मुझे खेद है कि वह मुश्किल में है। वे एक क्षण के लिए रुके, फिर कहा, ठीक है, तुम यहाँ रह सकती हो और काम कर सकती हो। हम तुम्हें हर महीने 500 रुपए देंगे। काजल के चेहरे पर मुस्कान आ गई। धन्यवाद साहब, आप बहुत दयालु हैं। तुम्हें रसोई में काम करना होगा। वीर प्रताप ने कहा, तारा से मिल लो, वह तुम्हें सब कुछ बता देगी। और हाँ, यहाँ अनुशासन बहुत जरूरी है। कोई भी गलती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जी साहब, मैं अपना काम पूरी ईमानदारी से करूंगी, काजल ने दृढ़ता से कहा। वीर प्रताप ने अपने नौकर को बुलाया। इसे तारा के पास ले जाओ। नौकर ने काजल को रसोई की ओर ले जाया। वहां एक मध्यम आयु की महिला तारा अन्य नौकरों के साथ खाना बना रही थी। तारा, यह काजल है, नौकर ने कहा। नई नौकरानी, मालिक ने कहा है कि तुम्हें इसे सब कुछ सिखाना है। तारा ने काजल को घूरा। उसकी आंखों में नापसंदगी का भाव था। अच्छा, नई लड़की, तुम्हारा नाम क्या है? काजल, और आपका? मैं तारा हूँ, और यह परी है। तारा ने अपने बगल में खड़ी एक युवा लड़की की ओर इशारा करते हुए कहा, हम यहाँ रसोई संभालते हैं। आज के दिन तुम्हारे लिए निरीक्षण का है। बस देखो कि काम कैसे होता है और ज्यादा इधर उधर ध्यान मत देना। अपने काम से काम रखना, समझी? जी समझ गई, काजल ने कहा। हालांकि तारा का व्यवहार उसे अजीब लगा। जैसे जैसे दिन बीतता गया, काजल ने देखा कि तारा और परी रसोई में कई अनियमित काम कर रही थी। वे अच्छे अनाज में खराब अनाज मिला रही थी और अच्छे सामान को अपने लिए छुपा रही थी। एक बार जब वे दोनों किसी काम से बाहर गई थी, काजल ने एक पुराने नौकर से पूछा, ये लोग ऐसा क्यों करते हैं? अगर मालिक को पता चल गया तो क्या होगा? नौकर ने चारों ओर देखकर धीरे से कहा, वे पिछले 15 सालों से ऐसा कर रही हैं, बहन। मालिक को कभी पता नहीं चला और अब तो उनकी आदत बन गई है। लेकिन यह गलत है, काजल ने कहा। इससे मालिक की तबीयत भी खराब हो सकती है। ज्यादा समझदार बनने की कोशिश मत करो, नौकर ने चेतावनी दी। हमें 15 साल हो गए हैं, मालिक को आज तक कुछ नहीं हुआ। थोड़ी बहुत चोरी से किसी का क्या ही बिगड़ता है। काजल चुप रही, लेकिन उसके दिमाग में साध्वी के शब्द गूंज रहे थे, कभी बेईमानी मत करना। सच्चाई का रास्ता कठिन हो सकता है, लेकिन अंत में यही जीतता है। उस रात जब काजल अपने छोटे से कमरे में जाने लगी तो तारा ने उसे रोका। कल से तुम्हें भी हमारे साथ काम करना होगा, तारा ने कहा। और याद रखना, जो यहाँ होता है वह यहीं रहता है। बाहर किसी से कुछ मत कहना, वरना तुम्हारा यहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा। काजल ने सिर हिलाकर हामी भरी, लेकिन उसने मन ही मन फैसला कर लिया था कि वह ईमानदारी से काम करेगी, चाहे जो भी हो। अगली सुबह जब तारा और परी ने खाना बनाना शुरू किया तो उन्होंने काजल को भी सहायता के लिए बुलाया। लेकिन जब वे फिर से मिलावट करने लगी तो काजल ने साफ इनकार कर दिया। मैं ऐसा नहीं कर सकती, उसने दृढ़ता से कहा। यह गलत है, तारा ने उसे घूरा। तुम क्या समझती हो, यहाँ हमारे नियम हैं और तुम्हें उन्हें मानना होगा।
मैं गलत काम नहीं करूंगी। काजल ने साफ कहा, आप मुझे निकाल सकते हैं, लेकिन मैं अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करूंगी। तारा और परी ने एक दूसरे को देखा, फिर तारा ने कहा, ठीक है, मत करो। लेकिन अगर तुम किसी से कुछ कहोगी तो हम तुम्हारा यहाँ रहना नामुमकिन कर देंगे। काजल चुपचाप अपना काम करने लगी। उसने बिना किसी मिलावट के पूरी ईमानदारी से खाना बनाया। जब दोपहर के भोजन का समय आया तो वीर प्रताप और उनका बेटा संजय, जो एक सुंदर और आकर्षक युवक था, भोजन के लिए बैठे। पहला निवाला खाते ही वीर प्रताप ने आश्चर्य से अपने बेटे को देखा। यह खाना आज बहुत स्वादिष्ट है। संजय ने भी सहमति में सिर हिलाया। हाँ पिताजी, आज का खाना वाकई अलग है। वीर प्रताप ने अपने नौकर से पूछा, आज का खाना किसने बनाया है? नौकर ने बताया, साहब, आज नई नौकरानी काजल ने बनाया है, उसे यहाँ बुलाओ। वीर प्रताप ने आदेश दिया। जब काजल आई तो वीर प्रताप ने उससे पूछा, यह खाना तुमने बनाया है? जी साहब, काजल ने विनम्रता से कहा, इतना स्वादिष्ट खाना मैंने आज तक नहीं खाया। वीर प्रताप ने मुस्कुराते हुए कहा, इसका राज क्या है? किसने सिखाया तुम्हें इतना स्वादिष्ट खाना बनाना? काजल ने एक क्षण के लिए सोचा, फिर कहा, मालिक, इसमें मेरा कोई विशेष गुण नहीं है। मैंने बस पूरी ईमानदारी से बिना किसी मिलावट के सामान से खाना बनाया है। राज जानने के लिए आपको खुद रसोई में आना होगा। वीर प्रताप ने आश्चर्य से भौहें उठाईं। क्या मतलब? कल आप खुद देख लीजिएगा साहब, काजल ने कहा। आप रसोई में आइएगा और मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगी। वीर प्रताप ने कुछ सोचते हुए कहा, ठीक है, कल देखता हूँ। इस वार्तालाप को सुनकर तारा और परी, जो पास ही खड़ी थी, घबरा गईं। वे जानती थी कि उनका भंडाफोड़ होने वाला है। उस रात जब काजल अपने कमरे में जाने लगी तो तारा ने उसका रास्ता रोका। तुम क्या कर रही हो? तारा ने गुस्से से पूछा। क्या तुम हमें बर्बाद करना चाहती हो? मैं सिर्फ सच बोल रही हूँ। काजल ने शांत स्वर में कहा, मैं बेईमानी में शामिल नहीं हो सकती, तुम पछताओगी। तारा ने धमकी दी और चली गई। काजल अपने कमरे में गई और सो गई, लेकिन उसका दिमाग अभी भी सोच रहा था कि कल क्या होगा। अगली सुबह, जैसा कि काजल ने कहा था, वीर प्रताप रसोई में आए। वहां पहुंचने पर उन्होंने देखा कि तारा और परी खाना बना रही थी और काजल एक कोने में चुपचाप खड़ी थी। तो काजल, तुमने कहा था कि तुम मुझे कुछ दिखाओगी, वीर प्रताप ने कहा। काजल अपनी जगह से हिली और वीर प्रताप के पास आ गई। जी साहब, अब समय आ गया है कि आप जानें कि कल का खाना इतना अच्छा क्यों बना था। क्या मतलब? सीधा बोलो लड़की, वीर प्रताप ने कहा। उनकी आवाज में थोड़ा गुस्सा था। साहब, कल का खाना इतना स्वादिष्ट इसलिए था क्योंकि मैंने बिना मिलावट के सामान से खाना बनाया था, काजल ने कहा। लेकिन इस समय रसोई में जो गड़बड़ हो रही है वो आपको देखनी चाहिए। गड़बड़? क्या गड़बड़? वीर प्रताप की आवाज और कड़क गई। आप खुद देखिए साहब, काजल ने तारा और परी की ओर इशारा किया, जो भय से एक दूसरे को देख रहे थे। वीर प्रताप तारा और परी के पास गए और देखा कि वे चावल में कुछ मिला रही थी। यह क्या हो रहा है यहाँ? वीर प्रताप ने गुस्से से पूछा। यह अनाज में मिलावट क्यों हो रही है? तारा हकला गई। साहब, वो हम तो बस थोड़ा, मैं तुम्हें काम करने के भरपूर पैसे देता हूँ। वीर प्रताप का गुस्सा बढ़ गया। और तुम मेरी पीठ पीछे यह हरकतें करती हो? मालिक, माफ कर दीजिए, परी ने रोते हुए कहा। हमसे गलती हो गई। गलती? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? वीर प्रताप ने अब तारा के कॉलर को पकड़ लिया। तुम रोज ऐसा करती हो? कितने सालों से यह चल रहा है? तारा और परी डर के मारे रोने लगी और वीर प्रताप के पैर पकड़ लिए। मालिक, माफ कर दीजिए, हम फिर कभी ऐसा नहीं करेंगे। तभी वीर प्रताप का बेटा संजय वहां आ गया। क्या हो रहा है यहाँ पिताजी? ये दोनों बेईमान हैं बेटा, वीर प्रताप ने बताया। ये रोज खाने में मिलावट करती हैं। अगर काजल ने मुझे नहीं बताया होता तो ये ना जाने कब तक ऐसा करती रहती।
संजय ने एक पल के लिए तारा को देखा और काजल को लगा जैसे उसकी आंखों में कुछ अजीब था, एक संकेत या शायद एक चेतावनी। पिताजी, इन्हें माफ कर दीजिए, संजय ने अचानक कहा। अक्सर लालच में आकर कई बार नौकर यह काम कर बैठते हैं। माफ कर दूं? वीर प्रताप ने आश्चर्य से कहा। मैं इन्हें यहाँ से निकाल दूंगा, और वो भी तुरंत। पिताजी, हो सकता है इन्हें दूसरा मौका देने से यह सुधर जाए, संजय ने विनती की। और यह सेवक हैं, हम मालिक। हमें इन्हें माफ कर सुधरने का एक अवसर अवश्य देना चाहिए। वीर प्रताप ने अपनी मूंछें सहलाते हुए सोचा, फिर बोले, ठीक है, माफ कर रहा हूँ। लेकिन याद रखना, अब रसोई की जिम्मेदारी पूरी तरह से काजल के हाथ में होगी। यह सुनकर तारा और परी के चेहरे पर हवाइयां उड़ गईं, और वीर प्रताप गुस्से में वहां से चले गए। जब सब चले गए तो तारा ने काजल को घूरते हुए कहा, तुम समझती क्या हो अपने आप को? तुमने हमारी नौकरी खतरे में डाल दी। मैंने सिर्फ सच बोला, काजल ने शांति से जवाब दिया। और तुम्हें भी सच का रास्ता अपनाना चाहिए, तुम पछताओगी, तारा ने धीरे से कहा। ऐसे ही जाते जाते बहुत जल्द उस शाम काजल अपने कमरे में थी, अपनी माँ की दी हुई चांदी की अंगूठी को देख रही थी, जब अचानक दरवाजे पर खटखटाहट हुई। कौन है? उसने पूछा। मैं हूँ, संजय, एक आवाज आई। काजल ने हैरानी से दरवाजा खोला। सामने वीर प्रताप का बेटा संजय खड़ा था, अपने सबसे अच्छे कपड़े पहने हुए और हाथ में एक गुलाब लिए। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? संजय ने मुस्कुराते हुए पूछा। काजल अवाक रह गई। छोटे मालिक, आप यहाँ क्यों आए हैं? बुरा मत मानना, संजय ने धीरे से कहा, पर मैं तुमसे पहली नजर में ही प्यार करने लगा हूँ। जब तुमने आज सच बोलकर अपनी ईमानदारी दिखाई तो मैं और भी प्रभावित हो गया। काजल का दिल धड़कने लगा। संजय वाकई में बहुत सुंदर था, लंबा, सुडौल, और उसकी आंखों में एक अजीब सा आकर्षण था। उसका मन हुआ कि वह संजय को अंदर बुला ले, लेकिन तभी उसे साध्वी के शब्द याद आए। प्यार करना, लेकिन शादी से पहले ऐसा कुछ मत करना जिससे तुम्हारे आंचल पर कलंक लगे। नहीं, छोटे मालिक, काजल ने दृढ़ता से कहा, हालांकि उसका दिल अभी भी तेजी से धड़क रहा था। आप मेरे मालिक के बेटे हैं, मुझे माफ कर दीजिए, मैं मालिक के साथ विश्वासघात नहीं कर सकती। और उसने दरवाजा बंद कर दिया। काजल ने गहरी सांस ली और अपने बिस्तर पर बैठ गई। उसका दिल अभी भी धड़क रहा था, लेकिन अब वह गर्व से भरा था कि उसने सही फैसला लिया था। कुछ घंटे बाद जब वह सो गई थी, अचानक बाहर से कुछ आवाजें आने लगी। उसने अपनी खिड़की से झांका और देखा कि तारा के कमरे से कुछ आवाजें आ रही थी। वह चुपचाप अपने कमरे से बाहर निकली और धीरे से तारा के कमरे के पास गई। वहां दरवाजे के पीछे से उसने संजय की आवाज सुनी। मैंने काजल को अपने प्यार के जाल में फंसाने की कोशिश की, संजय कह रहा था, लेकिन वह बहुत ईमानदार है। वह मेरे झांसे में नहीं आने वाली। तो अब क्या करेंगे? तारा की आवाज आई, चिंता और प्यार से भरी हुई। ऐसे तो हमारा काम नहीं चलने वाला। जो तुम्हें परेशान करता है वह यहाँ नहीं रहेगा, संजय ने कहा। उसकी आवाज अब क्रोध से भरी थी। तुम देखना, मैं उसे यहाँ से बाहर करवा दूंगा। काजल के पैरों तले से जमीन खिसक गई। संजय और तारा का प्रेम प्रसंग, और अब वे उसे निकालने की योजना बना रहे थे। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? काजल ने अपने आप से पूछा, क्या मुझे यह बात साहब को बताना चाहिए? लेकिन उसने फैसला किया कि बिना सबूत के कुछ कहना सही नहीं होगा। वह चुपचाप अपने कमरे में वापस चली गई और सोने की कोशिश करने लगी, हालांकि उसका दिमाग अभी भी उथल-पुथल में था। अगली सुबह जब काजल रसोई में अपना काम कर रही थी, तो अचानक पूरी हवेली में चिल्लाने की आवाज आई। चोरी, चोरी हो गई। संजय की आवाज थी जो अपने कमरे से चिल्ला रहा था। काजल सहित सभी नौकर दौड़कर संजय के कमरे के बाहर जमा हो गए। वीर प्रताप भी आ गए, उनके चेहरे पर चिंता के भाव थे। क्या हुआ बेटा? वीर प्रताप ने पूछा। पिताजी, मेरे कमरे से कीमती सामान गायब है,
संजय ने कहा। उसके चेहरे पर नाटकीय घबराहट थी। मेरी सोने की घड़ी, माँ का दिया हुआ हार और कुछ पैसे भी। क्या? वीर प्रताप ने आश्चर्य से कहा। हमारी हवेली में चोरी? यह असंभव है। पिताजी, मुझे लगता है मुझे पता है कि चोर कौन है, संजय ने कहा। उसकी आंखें काजल पर टिकी थी। क्या? चोर को तुम जानते हो? कौन है? वीर प्रताप ने अधीरता से पूछा। काजल, संजय ने अचानक कहा, अपनी उंगली काजल की ओर उठाते हुए। उसने ही आज मेरे कमरे की सफाई की थी और जब वह निकली उसके हाथ में कचरे का बड़ा बोरा था। सभी की निगाहें काजल पर टिक गईं। वह सदमे में खड़ी थी। उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहा था। काजल? वीर प्रताप ने विश्वास नहीं होने के स्वर में पूछा। उसने ऐसा किया? पिताजी, भरोसे का नाटक करना उसकी आदत है, संजय ने कहा। उसकी आवाज में नफरत थी। वह बहुत चालाक है। उसे काम पर रखना ही हमारी सबसे बड़ी गलती थी। चालाक? वीर प्रताप ने अविश्वास से कहा। वह तो इतनी भोली लगती थी। भोली? यह सब उसका चाल था, संजय ने कहा। उसने आपका विश्वास सिर्फ इसलिए जीता ताकि यह सब कर सके। वीर प्रताप ने काजल की ओर देखा। उनकी आंखों में निराशा और क्रोध था। अब मैं क्या करूं? उससे सवाल करूं? सवाल? संजय ने कहा। और वह झूठ बोलेगी। आप उसे सीधा सजा क्यों नहीं दे देते? पहले मैं उससे पूछूंगा कि उसने ऐसा क्यों किया, वीर प्रताप ने कहा। उनकी आवाज में अब भी थोड़ा संदेह था। पिताजी, ऐसे लोग सवाल जवाब से नहीं डरते, संजय ने अपने पिता के कान में कहा, लेकिन इतनी ऊंची आवाज में कि काजल सुन सके। उसे यहाँ से निकाल दीजिए। काजल अभी भी सदमे में थी। उसने कुछ कहने की कोशिश की। मालिक, मैंने ऐसा कुछ नहीं। चुप, वीर प्रताप ने गुस्से से कहा। मैंने तुम पर इतना भरोसा किया और तुमने मेरे साथ ऐसा किया। नहीं मालिक, मैं। काजल ने फिर से कहने की कोशिश की, लेकिन संजय ने उसे बीच में ही टोक दिया। पिताजी, मैंने आपको एक बात नहीं बताई, संजय ने कहा। अब उसकी आवाज और भी कठोर हो गई थी। दरअसल उसने मुझे एक दिन धमकी भी दी थी कि वह मुझ पर जब चाहे दुष्कर्म का इल्जाम लगाकर यह हवेली हड़प सकती है। हे भगवान, वीर प्रताप ने अपना सिर पकड़ते हुए कहा। यह लड़की ऐसी निकली, इसलिए मैं कह रहा हूँ। पिताजी, संजय ने अपने पिता के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। इसे यहाँ से निकाल दीजिए। वीर प्रताप ने एक पल के लिए सोचा, फिर बोले, ठीक है काजल, तुम आज ही हवेली छोड़कर चली जाओ और कभी वापस मत आना। काजल के आंसू निकल आए। लेकिन मालिक, कोई बहाना नहीं, वीर प्रताप ने कड़कते हुए कहा। अभी जाओ वरना मैं सिपाहियों को बुला लूंगा। काजल आंखों में आंसू लिए अपने कमरे की ओर चली गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह जानती थी कि वह बेगुनाह है, लेकिन संजय ने ऐसा षड्यंत्र रचा था कि कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। जब वह अपने कमरे में पहुंची और अपना थैला पैक करने लगी तो अचानक दरवाजा खुला और संजय अंदर आ गया। तुम क्या चाहते हो? काजल ने उसे देखते हुए कहा। उसकी आवाज में अब क्रोध था। मैं तुम्हें चेतावनी देने आया हूँ, संजय ने धीरे से कहा। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। अगर तुमने मेरे और तारा के बारे में किसी से कुछ कहा तो अंजाम बहुत बुरा होगा। तुम इतना नीचे गिर सकते हो, मैंने कभी नहीं सोचा था, काजल ने कहा। उसकी आंखों में अब आंसुओं की जगह आंख थी। तुमने अपने पिता के साथ भी धोखा किया है। वे मेरे पिता हैं और जो मैं कहता हूँ वही मानेंगे, संजय ने घमंड से कहा। अब जल्दी से यहाँ से निकलो वरना अंजाम और भी बुरा होगा। वह चला गया और काजल ने अपना थैला पैक किया। उसने अपनी सारी चीजें समेटी और हवेली से बाहर निकलने के लिए तैयार हो गई। बाहर जाते समय उसने देखा कि तारा एक कोने में खड़ी होकर मुस्कुरा रही थी। काजल ने उसे नजरअंदाज किया और आगे बढ़ गई। हवेली के मुख्य द्वार से बाहर निकलते ही वह रो पड़ी। उसने इतनी मेहनत की थी, सच्चाई के रास्ते पर चली थी और अब उसे ऐसा इनाम मिला था। क्या सच्चाई का रास्ता हमेशा इतना कठिन होता है?
उसने अपने आप से पूछा, आंसू पोंछते हुए। वह वीरपुर के बाजार की ओर चल पड़ी, यह सोचते हुए कि वह क्या करेगी और कहाँ जाएगी। बाजार में उसने देखा कि कई लोग खरीदारी कर रहे थे, दुकानदार अपना सामान बेच रहे थे और चारों ओर हलचल थी। तभी उसे एक बूढ़ी औरत दिखाई दी जो सड़क के किनारे बैठी थी। उसके पास कुछ फल थे जो वह बेचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कोई उसकी ओर ध्यान नहीं दे रहा था। काजल को साध्वी के शब्द याद आए, जिसे मदद की जरूरत हो उसकी मदद जरूर करना, यही मानवता का धर्म है। वह बूढ़ी औरत के पास गई। मांझी, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकती हूँ? बूढ़ी औरत ने ऊपर देखा, उसकी आंखों में आश्चर्य था। बेटी, तुम कौन हो? मैं काजल हूँ, उसने कहा। मुझे लगता है आपको मदद की जरूरत है। हाँ बेटी, बूढ़ी औरत ने कहा, उसकी आवाज थकी हुई थी। मैं सुबह से यहाँ बैठी हूँ, लेकिन कोई मेरे फल नहीं खरीद रहा है। मेरे पोते के लिए दवाई खरीदनी है और पैसे नहीं हैं। काजल ने अपने पास जो थोड़े बहुत पैसे थे उनसे सभी फल खरीद लिए। फिर उसने बूढ़ी औरत की दवा खरीदवाई और उसे उसके घर तक पहुंचाया। इस सब में उसे काफी समय लग गया और जब वह फिर से बाजार पहुंची तो दिन ढल चुका था। वह अभी सोच ही रही थी कि अब क्या किया जाए कि अचानक बाजार में एक शोर मच गया। बचाओ, बचाओ! लोग चिल्ला रहे थे, किसी को चाकू मार दिया है। काजल दौड़कर उस जगह पहुंची जहां से आवाजें आ रही थी। वहां भीड़ के बीच एक औरत जमीन पर पड़ी थी, उसके पेट से खून बह रहा था। उसके चारों ओर लोग इकट्ठे थे, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं कर रहा था। कोई मेरी मदद करो, औरत ने कराहते हुए कहा। काजल ने जैसे ही उस औरत के चेहरे को देखा, उसे झटका लगा। वह तारा थी। वह दौड़कर तारा के पास गई। तारा, तुम्हें किसने मारा? तारा ने अपनी आंखें जोर से खोलीं और काजल को देखा। उसकी आंखों में भय और आश्चर्य था। काजल, तुम यहाँ? तारा ने कमजोर आवाज में कहा। हाँ, मैं यही हूँ, काजल ने कहा, तारा के सिर को अपनी गोद में रखते हुए। बताओ क्या हुआ? कुछ गुंडे, उन्होंने मुझे चाकू मार दिया, तारा ने टूटे फूटे शब्दों में कहा। काजल का दिमाग घूम गया। गुंडे? क्या यह संजय का कोई षड्यंत्र था? कोई मेरी मदद करो, काजल ने चिल्लाकर कहा। इस लड़की को हवेली तक ले जाने में मेरी मदद करो। कुछ लोग आगे आए और तारा को उठाने में मदद की। वे सब मिलकर तारा को लेकर वीर प्रताप की हवेली की ओर चल पड़े। रास्ते में तारा की हालत बिगड़ती जा रही थी। उसका खून बहते जा रहा था और उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होती जा रही थी। तारा, हिम्मत रखो, काजल ने कहा उसका हाथ पकड़ते हुए। हम जल्द ही हवेली पहुंच जाएंगे और तुम्हें मदद मिल जाएगी। लेकिन जब वे हवेली पहुंचे तो तारा की सांसें रुक चुकी थी। हवेली में काजल और दूसरे लोग तारा के शव को लेकर प्रवेश किए। काजल फूट फूट कर रो रही थी। हालांकि तारा ने उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया था। ये कौन रो रहा है? वीर प्रताप की आवाज आई, जो अपने कमरे से बाहर निकल रहे थे। फिर से काजल की आवाज। संजय ने पूछा, जो अपने पिता के पीछे खड़ा था। लगता है तारा है, वीर प्रताप ने कहा, आवाज की ओर बढ़ते हुए। क्या तारा? संजय ने कहा। उसकी आवाज में अचानक घबराहट थी। हाँ पिताजी, शायद वही है। काम पूरा हो गया, संजय ने धीरे से कहा, सोचते हुए कि कोई उसे सुन नहीं सकता। लेकिन काजल ने वह सुन लिया। वीर प्रताप और संजय बाहर आए और जो देखा उससे वे हैरान रह गए। तारा का शव जमीन पर पड़ा था और काजल उसके पास बैठी रो रही थी। काजल, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वीर प्रताप ने आश्चर्य से पूछा। तारा, वह बाजार में थी और किसी ने उसे चाकू मार दिया, काजल ने रोते हुए कहा। संजय का चेहरा पीला पड़ गया। तारा मर गई? हाँ, काजल ने कहा अपनी आंखें पोंछते हुए। मैं उसे बचा नहीं सकी। संजय अचानक घुटनों के बल गिर पड़ा। नहीं, ये मेरी गलती है, मेरी गलती। शांत हो जाओ संजय, वीर प्रताप ने अपने बेटे को सहारा देते हुए कहा। यह क्या बोल रहे हो?
पिताजी, पिताजी, संजय रोते हुए बोला, मेरा और तारा का प्रेम प्रसंग चल रहा था। क्या? वीर प्रताप ने अपना सिर पकड़ते हुए कहा। तुम्हारा और तारा का? हाँ पिताजी। लेकिन जब काजल आई तो उसने तारा की बेइज्जती कर दी, उसकी बुराई की। संजय ने झूठ बोला, इसलिए मैंने और तारा ने काजल को हवेली से निकालने की योजना बनाई। तुमने उस पर चोरी का इल्जाम लगाया? वीर प्रताप ने पूछा। उनकी आवाज अब रुक रुक कर आ रही थी। हाँ पिताजी, संजय ने अब सिर झुका लिया। लेकिन यह सब इतने पर ही नहीं रुका। क्या मतलब? वीर प्रताप ने पूछा। उनका चेहरा अब क्रोध से लाल हो रहा था। तारा सिर्फ काजल को हवेली से निकालना चाहती थी। संजय ने आंसू बहाते हुए कहा, लेकिन मैंने उसे मारने की चाल चली। कुछ गुंडों को पैसे दिए क्या? वीर प्रताप ने अब अपने बेटे को झकझोरते हुए कहा। तुमने एक बेगुनाह लड़की को मारने की योजना बनाई? हाँ पिताजी, मैंने उन्हें लाल कपड़ों वाली लड़की को मारने के लिए कहा। काजल ने लाल कपड़े पहने थे, लेकिन संजय ने रोते हुए तारा के शव की ओर इशारा किया, पर यह उल्टी पड़ गई। तारा ने भी लाल कपड़े पहने थे और वही मारी गई। वीर प्रताप ने अपने बेटे को एक थप्पड़ मारा। तुम्हारी नफरत ने तुम्हारी अपनी प्रेमिका की जान ले ली। संजय, धिक्कार है तुम पर। संजय रोता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। मैंने ऐसा नहीं चाहा था पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। माफी? तुमने हवेली की इज्जत मिट्टी में मिला दी। वीर प्रताप ने क्रोध से कहा, निकल जाओ यहाँ से अभी के अभी। मेरी नजरों के सामने मत आना। संजय रोता हुआ हवेली से बाहर निकल गया। वीर प्रताप ने काजल की ओर देखा, जो अभी भी तारा के शव के पास बैठी थी। काजल, तुमने हमेशा अच्छा ही सोचा और किया। मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें गलत समझा। काजल ने वीर प्रताप को देखा। उसकी आंखों में अब भी आंसू थे, लेकिन वहां क्रोध नहीं था। आप माफी मत मांगिए साहब। आपको धोखा दिया गया था। अब तुम यहाँ से चली जाओ। वीर प्रताप ने कहा, अपनी जेब से एक थैली निकालते हुए। मैं तुम्हें इतनी दौलत देता हूँ कि तुम आराम से अपना जीवन जी सको और तुम्हारे पिता अपना कर्ज चुका सकें। काजल ने थैली ली और धन्यवाद दिया। मैं यह सब अपने पिता को दे दूंगी साहब। वह अपना कर्ज चुका सकेंगे और अपना व्यापार फिर से शुरू कर सकेंगे। वीर प्रताप ने काजल का माथा चूमा। तुम एक देवी हो बेटी। भगवान तुम्हारा भला करे। काजल ने वीर प्रताप को प्रणाम किया और हवेली से बाहर निकल गई। वह चलते चलते साध्वी की कुटिया पर पहुंची। कुटिया के बाहर साध्वी बैठी थी, जैसे उसका इंतजार कर रही हो। साध्वी माँ, मैं सफल हो गई, काजल ने कहकर साध्वी के पैर छू लिए। मैं जानती थी बेटी, साध्वी ने मुस्कुराते हुए कहा। तुमने मेरे तीनों ज्ञानों का पालन किया। तुमने बेईमानी नहीं की, अपनी इज्जत बचाई और जरूरतमंद की मदद की, इसलिए तुम्हें सफलता मिली। लेकिन एक बात समझ नहीं आई। काजल ने कहा, आपने ज्ञान देने के सिक्के क्यों लिए? हर चीज की कदर होनी चाहिए बेटी। साध्वी ने कहा, अपनी झोली से 3 सिक्के निकालते हुए। मुफ्त की चीज की कोई कदर नहीं करता, इसलिए मैंने सिक्के लिए थे। यह लो, अपने सिक्के वापस ले लो। इनका उद्देश्य पूरा हो चुका है। काजल ने सिक्के वापस लेकर साध्वी का धन्यवाद किया और अपने गांव रायगंज की ओर चल पड़ी। जब वह अपने गांव पहुंची तो उसका पिता मोहन दुकान के बाहर बैठा था, चिंता में डूबा हुआ। पिताजी, काजल ने चिल्लाकर कहा, अपने पिता की ओर दौड़ते हुए। काजल, मेरी बेटी। मोहन ने अपनी बेटी को गले लगाते हुए कहा, तुम वापस आ गई। हाँ पिताजी, काजल ने कहा, थैली अपने पिता को देते हुए। और देखिए मैं क्या लाई हूँ। मोहन ने थैली खोली और देखकर आश्चर्यचकित रह गया। इतने सारे पैसे कैसे? काजल ने अपने पिता को सारी कहानी सुनाई, कैसे वह वीरपुर गई, कैसे उसने साध्वी से मुलाकात की, कैसे उसने ईमानदारी से काम किया, कैसे उसने अपनी इज्जत बचाई और कैसे उसने एक जरूरतमंद की मदद की और अंत में कैसे सत्य की जीत हुई। बेटी, तुमने असंभव को संभव कर दिखाया।
मोहन ने गर्व से कहा, अपनी आंखों में आंसू लिए। अब मैं अपना सारा कर्ज चुका सकता हूँ। यह मेरा धर्म था। पिताजी, काजल ने कहा अपने पिता को गले लगाते हुए। और इस तरह मोहन ने अपना सारा कर्ज उतार दिया और अपना व्यापार फिर से खड़ा कर लिया। और काजल, वह अपने गांव में सच्चाई, ईमानदारी और दया की मिसाल बन गई। कई साल बीत गए। रायगंज गांव अब एक छोटा सा कस्बा बन गया था। मोहन का व्यापार फल फूल रहा था और उनकी दुकान अब कस्बे के मध्य में एक बड़ी इमारत में थी, जहां कई नौकर काम करते थे। काजल अब अपने पिता के व्यापार की देखभाल करती थी। उसके त्याग और सच्चाई की कहानी पूरे क्षेत्र में फैल गई थी और लोग उसे सच्चाई की देवी के नाम से जानते थे। एक दिन जब वह अपनी दुकान में व्यस्त थी, एक अजनबी आया। वह एक युवा पुरुष था जिसके चेहरे पर गंभीरता थी और आंखों में पछतावा। क्या मैं काजल से मिल सकता हूँ? उसने पूछा। काजल ने ऊपर देखा और उसे पहचान लिया। वह संजय था, वीर प्रताप का बेटा। संजय, तुम यहाँ? काजल ने आश्चर्य से पूछा। हाँ काजल, संजय ने कहा, उसकी आवाज में अब घमंड नहीं था। मैं तुमसे माफी मांगने आया हूँ। मैंने तुम्हारे साथ जो किया वह अक्षम्य था। यह सब बहुत पहले की बात है। संजय, काजल ने शांति से कहा, मैंने तुम्हें माफ कर दिया था। तुमने मुझे माफ कर दिया था? संजय ने अविश्वास से पूछा। हाँ, काजल ने कहा, क्रोध और नफरत से कुछ नहीं मिलता। मैंने सीखा है कि क्षमा करने से ही मन को शांति मिलती है। संजय की आंखों में आंसू आ गए। तुम वाकई में एक देवी हो काजल। मैं जानता हूँ कि मैं इस लायक नहीं हूँ, लेकिन क्या मैं तुम्हारी दुकान में काम कर सकता हूँ? मैं अपने जीवन को एक नई दिशा देना चाहता हूँ। काजल ने मुस्कुराकर कहा, हर किसी को एक दूसरा मौका मिलना चाहिए संजय। तुम यहाँ काम कर सकते हो। और इस तरह संजय भी मोहन की दुकान में काम करने लगा और धीरे धीरे उसने अपनी गलतियों से सीखकर एक नया जीवन शुरू किया। दोस्तों, एक और नई कहानी की ओर बढ़ने से पहले कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा हौसला बढ़ाइए। तो शुरू करते हैं दिल को छू लेने वाली एक और कहानी। सुबह की पहली किरणें आकाश में फैलने लगी थी। लाल नारंगी रंग से रंगा आसमान जैसे धरती का आलिंगन करने को आतुर था। आशापुर गांव की मिट्टी में सुबह की ताजगी घुल रही थी। यहाँ की हवा में एक अजीब सी खुशबू थी, ताजी मिट्टी की, पके हुए अनाज की और मेहनत से सींचे गए सपनों की। आशापुर गांव बड़ा नहीं था। कच्ची पक्की सड़कें, मिट्टी के छोटे छोटे घर, चौपाल के बीच विशाल पीपल का पेड़ और गांव के बाहर हरे भरे खेत, यही थी इसकी पहचान। गांव का नाम आशापुर शायद इसलिए पड़ा होगा क्योंकि यहाँ हर किसान के मन में एक आशा रहती थी, अच्छी फसल की, अच्छे भविष्य की और किस्मत के एक दिन मेहरबान होने की। इसी आशापुर गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। उम्र के 50वें पड़ाव पर खड़ा रामू अपने जीवन की शाम में भी सुबह सुबह खेतों में पहुंच जाता था। धूप छांव से झुलसा चेहरा, मेहनत से ताम्रवर्णी हो चुकी त्वचा और आंखों में एक अजीब सी चमक जो उम्र के साथ कम होने के बजाय और तेज हो गई थी। रामू का जीवन किसी महाकाव्य से कम नहीं था। उसके पिता, दादा, परदादा सब किसान थे। खेती उनके खून में थी, मिट्टी उनकी नसों में बहती थी। रामू का बचपन भी इन्हीं खेतों में बीता था। आज 50 की उम्र में भी वह अपने हर दिन की शुरुआत खेतों से करता था। लेकिन जीवन रामू पर मेहरबान नहीं था। मेहनत के बावजूद किस्मत उसका साथ नहीं देती थी। कभी बारिश बहुत हो जाती तो कभी कम, कभी कीड़े फसल खा जाते तो कभी अचानक आई आंधी सब तबाह कर देती। और अगर किसी चमत्कार से फसल बच भी जाती तो मंडी में भाव इतने गिर जाते कि रामू की मेहनत बेकार हो जाती। किस्मत कमबख्त, मुझसे क्या दुश्मनी है तेरी? रामू अक्सर आसमान की ओर देखकर पूछता। उसका स्वभाव था कि वह हमेशा अपनी किस्मत को कोसता रहता। उसकी पत्नी गौरी उसे हमेशा समझाती,
इतना मत सोचो जी, मेहनत करते रहो, एक दिन किस्मत जरूर साथ देगी। लेकिन रामू के लिए यह एक दिन कभी नहीं आता था। रामू और गौरी का एक बेटा था, छोटू, जो अभी 10वीं कक्षा में पढ़ता था। रामू सपने देखता था कि छोटू पढ़ लिख कर शहर में नौकरी करेगा और खेती की इस जंजीर से आजाद होगा। लेकिन तंगी के कारण छोटू की पढ़ाई भी मुश्किल हो रही थी। रामू के जीवन में एक और पहलू था, उसकी अटूट ईमानदारी। गांव में सब जानते थे कि रामू कभी झूठ नहीं बोलता, कभी धोखा नहीं देता। उसकी ईमानदारी ऐसी थी कि लोग उसे सच्चा रामू कहते थे। लेकिन वही लोग जब उसकी आर्थिक तंगी देखते तो उसकी पीठ पीछे कहते, ईमानदारी तो ठीक है, पर पेट भी तो भरना है। एक सुबह जब सूरज अभी पूरी तरह से निकला भी नहीं था, रामू अपने खेत पर पहुंच गया। उसके पास एक छोटी सी जमीन थी जो अगल-गल के खेतों से जुड़ी हुई थी। आज वह सुबह सुबह आया था क्योंकि कल रात को थोड़ी बारिश हुई थी और वह मिट्टी का फायदा उठाना चाहता था। खेत पर पहुंचकर रामू ने चारों ओर नजर दौड़ाई। उसका खेत हरा भरा था, पर जितना होना चाहिए था उससे कम। और अगल-गल के खेतों के मालिक अभी तक नहीं आए थे। ये क्या, अब तक कोई नहीं आया? रामू ने अपने आप से कहा, जमीन को देखते हुए। लगता है किसी को कुछ पड़ी ही नहीं है। चलो, अब इनके लिए तो मैं कुछ नहीं कर सकता, पर कम से कम अपने खेत का काम तो कर सकता हूँ। फिर कुदाल लेकर वह अपने खेत पर काम करने लगा। सूरज धीरे धीरे ऊपर आता गया और रामू की कमर से पसीना बहने लगा, लेकिन वह रुका नहीं। उसकी आंखों में एक अजीब सा जुनून था, जैसे वह अपनी किस्मत को चुनौती दे रहा हो। देखना, इस बार मैं तुझे हरा के रहूंगा। काम करते करते सुबह की दोपहर हो गई, पर रामू अपने काम में इतना व्यस्त था कि उसे समय का पता ही नहीं चला। जब धूप तेज हो गई और पसीने से उसके कपड़े भीग गए, तब भी वह नहीं रुका। कभी कभी वह थोड़ा रुकता, आसमान की ओर देखता और फिर काम में लग जाता। दोपहर के समय रामू के घर से उसकी पत्नी गौरी खाना लेकर आई। गौरी एक सुंदर और सुशील महिला थी। उम्र के साथ उसके चेहरे पर झुर्रियां आ गई थी, पर उसकी आंखों में अभी भी वही प्रेम था जो शादी के दिन था। सुनते हो, आओ आकर खाना खा लो। गौरी ने आवाज लगाई, थाली और पानी के लोटे के साथ खेत के किनारे खड़ी होकर। गौरी की आवाज सुनकर रामू ने उधर देखा। पसीने से तरबतर, धूल मिट्टी से सना चेहरा, फिर भी गौरी को देखकर उसके होठों पर एक मुस्कान आ गई। अरे ये क्या, दोपहर हो गई, उसने अचरज से कहा, कुदाल रखते हुए। समय का तो पता ही नहीं चला। चलो, अब गौरी खाना लेकर आ गई है तो खाना खाकर थोड़ी देर आराम करके फिर काम करता हूँ। गौरी के साथ खेतों के पास वाले पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर रामू खाना खाने लगा। प्यार से बनाई गई रोटियां, आलू की सब्जी और प्याज का अचार, साधारण भोजन पर प्रेम से परोसा गया। क्या हुआ जी, लगता है आज कुछ ज्यादा ही थक गए हो? गौरी ने पूछा उसके चेहरे के पसीने को देखते हुए। हाँ, आज सुबह से लगातार खेतों पर काम कर रहा था, रामू ने कहा रोटी का निवाला तोड़ते हुए। सुबह की दोपहर हो गई, पता भी नहीं चला। तो आपने थोड़ी देर आराम क्यों नहीं किया? मैं क्या करता, रामू ने कहा थोड़ा हताशा से। अगल-गल के खेतों पर कोई काम करने आया ही नहीं, तो मुझे लगा अभी दोपहर होने में समय है, इसलिए मैं भी लगा रहा। वो तो तुम आई तो पता चला कि दोपहर हो गई। क्या हुआ, अब तक कोई आया क्यों नहीं खेतों पर काम करने? गौरी ने पूछा, पानी का गिलास उसकी ओर बढ़ाते हुए। वही तो, रामू ने थोड़ा गुस्से से कहा, इन लोगों का ही सही है, जब मर्जी आते हैं, जब मर्जी जाते हैं। और एक मैं हूँ जो इतनी मेहनत करता हूँ, फिर भी पता नहीं कैसी किस्मत है मेरी, जो हमेशा कोई न कोई बहाना बनाकर मेरी मेहनत बर्बाद कर ही देती है। रामू को इतना परेशान देखकर गौरी उसे दिलासा देने की कोशिश करती है। उसकी आंखों में प्रेम और समझ थी, जो सिर्फ एक जीवन साथी की आंखों में ही हो सकती है। आप इतना क्यों दुखी हो रहे हो? गौरी ने कोमलता से कहा,
आपको पता है ना, आप मेहनत करते हो तो बस किस्मत को क्या कोसना। आज आपकी किस्मत साथ नहीं दे रही है, पर क्या पता कल आपकी किस्मत आपका साथ देने लगे। हाँ गौरी, पर यह कल कब आएगा? रामू ने हताशा से कहा अपनी थाली को देखते हुए। कब मेरी किस्मत मेरा साथ देने लगेगी? मैं जब सोचता हूँ कि इस बार कोई परेशानी नहीं होगी, तो फिर कहीं ना कहीं से कोई ना कोई परेशानी आ ही जाती है। कभी कभी तो मुझे लगता है कि विधाता को भी मुझे परेशान करने में मजा आता है। गौरी ने अपना हाथ रामू के हाथ पर रखा। उसके हाथ गर्म थे और कड़े सालों की मेहनत के गवाह। आप निराश मत होइए, उसने प्यार से कहा। देखिए, आप बस अपनी मेहनत पर ध्यान दीजिए। मुझे पूरा भरोसा है कि आज नहीं तो कल आप खुद मुझे कहेंगे कि लगता है किस्मत मेरा साथ दे रही है। रामू ने एक लंबी सांस ली और मुस्कुराने की कोशिश की। देखते हैं गौरी, यह समय कब आता है। रामू को खाना खिलाकर गौरी वहां से चली गई। उसके जाने के बाद रामू फिर से अपने खेत में काम करने लगा। अब धूप और तेज हो गई थी, पर रामू का जोश कम नहीं हुआ था। वह मिट्टी खोदता, पौधों को पानी देता और सूखी पत्तियों को हटाता रहा। शाम का समय हो चला था और सूरज पश्चिम में ढलने लगा था। रामू के चेहरे पर थकान के निशान साफ दिखाई दे रहे थे, पर उसकी आंखों में अभी भी वही दृढ़ संकल्प था। तभी बगल वाले खेत का मालिक हरी आ गया। हरी रामू से उम्र में थोड़ा छोटा था, पर उसके पास जमीन ज्यादा थी। हरी अमीर नहीं था, पर रामू की तुलना में उसकी हालत बेहतर थी। उसका खेत भी हरा भरा था और फसल अच्छी आने की उम्मीद थी। और रामू भाई, क्या हाल है? हरी ने आवाज लगाई खेत की मेड़ पर खड़े होकर। लगता है आज कुछ जल्दी ही आ गए थे खेत पर काम करने। रामू ने अपना माथा पोंछते हुए कहा। जल्दी जल्दी कैसी हरी भाई, दोपहर हो चुकी है और अब तो शाम होने वाली है। तुम आज कुछ ज्यादा ही देर से आए हो। हाँ भाई, आज थोड़ा देर से उठा था, हरी ने मुस्कुराते हुए कहा। तो सोचा दोपहर का खाना खाकर ही जाता हूँ खेत पर। पर तुम्हें क्या हुआ है रामू भाई? खेत को देखकर लग रहा है तुम्हारा काम तो पूरा हो गया है, पर तुम्हारे चेहरे को देखकर लग रहा है काम अब तक शुरू भी नहीं हुआ है। हरी की बात सुनकर रामू थोड़ा शर्मिंदा हो गया। नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है, उसने कहा, अपना कुदाल एक तरफ रखते हुए। वह बस अपनी किस्मत को लेकर थोड़ा परेशान था। हरी रामू के पास आकर बैठ गया। दोनों लंबे समय से एक दूसरे को जानते थे। हरी रामू को अच्छी तरह समझता था, उसकी मेहनत को, उसकी ईमानदारी को और उसकी परेशानियों को भी। अरे रामू भाई, कब तक अपनी किस्मत को कोसते रहोगे? हरी ने पूछा उसके कंधे पर हाथ रखते हुए। और कब तक किस्मत के भरोसे चलते रहोगे? अब किस्मत को कोसू नहीं तो क्या करूं भाई? रामू ने हताशा से कहा। तुम तो जानते ही हो ना, पिछले साल बाढ़ आई, फिर सूखा पड़ गया था, और अब जब इस साल कोई प्रकोप नहीं है तो दिन ब दिन मंडी में अनाज के दाम गिर रहे हैं। किसान की जिंदगी ही ऐसी है, न आगे चैन न पीछे। हरी ने रामू की ओर देखा। वह जानता था कि रामू की बात सही है, किसान का जीवन वाकई मुश्किल है। पर हरी में कुछ ऐसा था जो रामू में नहीं था, एक प्रकार का व्यावहारिक दृष्टिकोण जो उसे हर परिस्थिति में सफल होने में मदद करता था। भाई, मुझे एक बात बताओ, हरी ने पूछा चिंतन से। हम दोनों के खेत एक दूसरे के अगल बगल में हैं, यानी तुम्हारे खेत में जो आफत आई होगी वही मेरे यहाँ भी हुई होगी। पर मैं तो नहीं कोस रहा अपनी किस्मत को। हाँ, मैं भी मानता हूँ कि किस्मत का साथ बहुत जरूरी होता है, हरी ने आगे कहा। पर सुनो भाई, मेहनत का फल जरूर मिलता है। कभी कभी हमें किस्मत को बदलने के लिए खुद कदम उठाने पड़ते हैं। मैं कुछ समझा नहीं भाई, रामू ने कहा उत्सुकता से। जरा विस्तार से बताओ रामू भाई, तुम खेती के अलावा क्या करते हो? हरी ने सीधा सवाल पूछा। रामू हरी का यह प्रश्न सुनकर थोड़ा चौंक गया। उसे लगा कि शायद हरी के पास कोई ऐसी बात है जो उसकी समस्या का समाधान कर सकती है। हरी भाई, मेरे पास खेती के अलावा और कोई काम नहीं है।
रामू ने सच्चाई से कहा, मेरे पिता और दादा भी यही करते थे। पहले दादा की जमीन पिताजी को मिली थी और अब मुझे, तो हम हमेशा से अपनी जमीन पर ही निर्भर रहे हैं। हरी उठ खड़ा हुआ और कुछ दूर झाड़ी की ओर इशारा किया। देखो भाई, वह पहले का समय था जब खेती किसानी से तुम अपना और अपने घर वालों का पालन पोषण कर सकते थे, पर अब तुम्हें उसके अलावा भी कुछ करना पड़ेगा। हरी भाई, खेती के अलावा क्या करूं? रामू ने पूछा, थोड़ा असमंजस में। मैं तुम्हें बताऊंगा नहीं, दिखाऊंगा। हरी ने रहस्यमय ढंग से कहा, जैसे उसके पास कोई बड़ा राज हो। पहले तुम फटाफट से अपना सारा काम निपटा लो और मैं मेरे खेत का काम कर लेता हूँ। फिर मैं तुम्हें मेरे साथ अपने घर ले जाता हूँ। रामू को हरी की बात में कुछ रहस्य महसूस हुआ, पर उसने उत्सुकता से सहमति जता दी। ठीक है भाई, मैं अभी अपने खेत का काम निपटा लेता हूँ। फिर दोनों जन अपने अपने खेतों में काम करने लगे। रामू ने अपने खेत का काम सुबह जल्दी आकर शुरू किया था, इसलिए उसका काम जल्दी हो गया। रामू अपने खेत का काम करके हरी के खेत के पास जाकर खड़ा हो गया और हरी को काम करता देख मन ही मन सोचा, हरी भाई की मदद कर देता हूँ, ताकि उनके साथ उनके घर जाकर पता कर सकूं कि वे क्या दिखाना चाहते हैं। हरी भाई, रुको, मैं आपकी मदद कर देता हूँ, रामू ने कहा, हरी के खेत में कदम रखते हुए, ताकि आपका भी काम जल्दी हो जाए। ठीक है भाई, हरी ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर क्या था, रामू भी हरी के खेत में उसके काम में मदद करने लगा। दोनों ने मिलकर खेत की मिट्टी खोदी, पौधों को पानी दिया और सूखी पत्तियों को हटाया। रामू की मदद करने की वजह से हरी के खेत का काम भी जल्दी हो गया। धन्यवाद रामू भाई, हरी ने पसीना पोंछते हुए कहा, आपकी वजह से आज मेरे खेत का काम जल्दी हो गया। धन्यवाद किस बात का भाई, रामू ने विनम्रता से कहा, आप भी तो मेरी मदद करने वाले हो, तो मेरा भी तो फर्ज बनता है आपकी मदद करना। हाँ भाई, चलो मेरे घर चलते हैं, हरी ने कहा, अपने औजार इकट्ठा करते हुए। सूरज अब ढल चुका था और आसमान नारंगी गुलाबी रंग में रंग गया था। दोनों ने अपने अपने औजार संभाले और हरी के घर की ओर चल पड़े। हरी का घर गांव के दूसरे छोर पर था, जहां थोड़े अमीर लोग रहते थे। वह एक पक्का मकान था जिसके सामने एक छोटा सा आंगन था। आंगन में कुछ फूलों के गमले रखे थे और एक चबूतरा बना हुआ था जहां शाम को बैठा जा सकता था। हरी के घर के पास पहुंचते पहुंचते अंधेरा होने लगा था। चारों ओर चिराग जलने लगे थे और गांव की गलियों में बच्चों के खेलने की आवाजें कम होने लगी थी। घर में जाने से पहले ही हरी ने रामू को बाहर ही रोक लिया। रामू भाई, तुम बहुत परेशान थे, इसलिए मैं तुम्हें अपने साथ अपना यह राज बताने लाया हूँ, हरी ने धीमी आवाज में कहा, चारों ओर देखते हुए जैसे कोई चोरी छिपे की बात कर रहा हो। पर मैं जो तरीका तुमको बताऊंगा और घर पर जो चीजें तुम देखोगे वह तुम किसी और को नहीं बताओगे। हरी की इस रहस्यमय बात को सुनकर रामू थोड़ा चौंक गया। उसके मन में एक अजीब सा संदेह उभरा। मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है, उसने मन ही मन सोचा, वरना हरी भाई ऐसी बात नहीं करते। पता नहीं वह घर पर मुझे क्या दिखाने वाले हैं। अरे रामू भाई कहाँ खो गए? हरी ने पूछा उसके विचारों को तोड़ते हुए। डरो मत, मैं तुम्हें जो दिखाने वाला हूँ उसकी मदद से तुम्हारी मेहनत कभी बर्बाद नहीं होगी, चाहे सूखा पड़े या बाढ़ ही क्यों न आ जाए। रामू थोड़ा परेशान तो हो गया, पर फिर भी वह हरी के साथ उसके घर में गया। मन में तरह तरह के सवाल उभर रहे थे, पर रामू ने उन्हें दबा दिया। उसे लगा कि शायद हरी सच में उसकी मदद करना चाहता है। हरी के घर में प्रवेश करते ही रामू चौंक गया। बाहर से देखने पर एक साधारण सा दिखने वाला घर अंदर से बिल्कुल अलग था। फर्नीचर का एक समृद्ध संग्रह, दीवारों पर बड़े बड़े चित्र और एक कोने में टेलीविजन। रामू की आंखें फटी की फटी रह गईं। बाप रे बाप, रामू की आंखें विस्मय से फैल गईं। इतना सारा सामान! हरी भाई, तुम्हारा घर बाहर से तो किसी किसान का लग रहा था, पर इसके अंदर का माहौल तो किसी व्यापारी के घर जैसा है।
हरी मुस्कुराया, जैसे उसे रामू की प्रतिक्रिया का पहले से अंदाजा था। भाई अभी तो कुछ नहीं है, उसने रहस्यमय ढंग से कहा। मैं तुम्हें जो दिखाने वाला हूँ उसे देखकर तो तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। हरी की बातें सुनकर रामू की बेचैनी बढ़ने लगी। अब उसे और इंतजार नहीं करना था। हरी भाई, तुम मुझे वह दिखा दो जो दिखाने लाए हो, उसने कहा थोड़ा असहज होते हुए, क्योंकि तुम्हारी बातें सुन सुनकर अब मैं बेचैन होने लगा हूँ। ठीक है भाई, तुम यहीं रुको, हरी ने कहा अंदर के एक कमरे की ओर इशारा करते हुए। मैं अभी वो सामान लाकर दिखाता हूँ। इतना कहकर हरी वहाँ से अपने दूसरे कमरे में चला गया और रामू उसका वहीं बैठकर इंतजार करने लगा। वह हरी के घर की चीजों को देख रहा था, उसकी समृद्धि को, उसके सुख साधनों को, और मन ही मन सोच रहा था कैसे यह सब हरी ने हासिल किया। वह तो मेरी ही तरह एक किसान है, फिर भी उसके पास इतनी संपत्ति, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है। थोड़ी देर में हरी अपने साथ एक गोनी लेकर आया। यह एक साधारण सी बोरी थी, जैसी अनाज रखने के लिए इस्तेमाल की जाती है। रामू ने पूछा, हरी भाई यह क्या लाए हो अपने साथ? हरी ने उत्सुकता से उस गोनी को देखते हुए कहा, भाई इसी में तो है वो चीज जो तुम्हारी हर समस्या को दूर कर देगी। ऐसा क्या है इस गोनी में? रामू की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। हरी ने धीरे से गोनी को खोला और उसमें से कुछ निकाला। वह चावल के दाने थे, सफेद, चमकदार और थोड़े अलग से। भाई यह क्या? रामू ने पूछा उन दानों को करीब से देखते हुए। यह तो चावल है रामू भाई, यह कोई मामूली चावल के दाने नहीं हैं। हरी ने गंभीरता से कहा, उन दानों को अपनी हथेली पर फैलाते हुए। यह मैंने चीन से मंगवाए हैं। मैं कुछ समझा नहीं भाई, रामू ने भ्रमित होकर कहा। तुमने चावल के दाने चीन से क्यों मंगवाए? और यह चीन के चावल मेरी किस प्रकार मदद कर सकते हैं? भाई मैंने जैसे कहा था, यह कोई मामूली चावल नहीं है, हरी ने रहस्यमय ढंग से कहा, उन दानों को अपनी उंगलियों से छूते हुए। ये जो तुम मेरे घर पर साजो सामान देख रहे हो, सब इसके बदौलत ही आया है। मैं कुछ नहीं समझा भाई, रामू ने कहा, अब तक की इस बातचीत से और भी भ्रमित होकर। यह कोई जादुई चावल है क्या? हाँ भाई, कुछ वैसा ही सोचो, हरी ने कहा। अब उसकी आवाज में एक अजीब सा उत्साह था, जैसे कि हर बार हमारी फसल किसी न किसी कारण से बर्बाद हो जाती है तो मैं क्या करता हूँ, बची खुची फसल में इसे मिलाकर बेच देता हूँ। इससे मेरा बहुत मुनाफा होता है। रामू को इन चावल के दानों में कुछ गड़बड़ लग रहा था। वह अपनी उंगलियों से उन्हें छू कर देखने लगा। उनका आकार, उनकी बनावट, उनका रंग कुछ अलग सा था। हरी भाई, यह चावल के दाने हमारे चावल के दानों से थोड़े अलग हैं, रामू ने कहा अपने संदेह को व्यक्त करते हुए। हाँ भाई, क्योंकि यह चावल उगाए नहीं, बनाए जाते हैं, हरी ने कहा। अब उसकी आवाज थोड़ी धीमी हो गई थी। यानी यह चावल नकली है? रामू की आंखें विस्मय से फैल गईं। हाँ, कुछ ऐसा ही समझो, हरी ने स्वीकार किया। अब उसकी आवाज में थोड़ी शर्मिंदगी भी थी। पर इसको अगर हम दूसरे चावल में मिला दें तो किसी को पता नहीं चलता है कि यह नकली चावल है, और इसे बेचकर मुनाफा भी तगड़ा होता है। रामू के मन में एक हलचल सी मच गई। उसे समझ में आ गया था कि हरी ने अपनी समृद्धि किस तरह हासिल की थी, धोखे से लोगों को नकली चावल बेचकर। भाई, पर यह तो गलत है, रामू ने धीरे से कहा। अब उसकी आवाज में एक अजीब सा ठंडापन था। ऐसे नकली चावल कोई व्यक्ति खाएगा तो उसकी तबीयत खराब हो सकती है। हाँ, तो उससे हमें क्या? हरी ने लापरवाही से कहा। अब उसकी आवाज में एक अजीब सा कठोरपन था। हमें तो इसे बेचकर मुनाफा मिलेगा, हम उसमें खुश। हम दूसरों की क्यों सोचें? जब हमारी फसल खराब हो जाती है, हमारे घर वाले भूखे मरते हैं, तो कोई पूछने आता है क्या? तो हम क्यों दूसरों की सोचकर अपना नुकसान कराएं? रामू के भीतर एक तूफान सा उठ रहा था। एक तरफ उसकी आर्थिक तंगी थी, दूसरी तरफ उसकी ईमानदारी। एक तरफ उसका परिवार था जिसे वह सुखी देखना चाहता था, दूसरी तरफ उसका विवेक जो उसे गलत राह पर जाने से रोक रहा था।
नहीं भाई, यह गलत है, रामू ने दृढ़ता से कहा, उन चावल के दानों से नजर हटाते हुए। मैं अपने फायदे के लिए किसी की जान से नहीं खेल सकता। भले ही मैं कितनी भी तकलीफ में क्यों न रहूं, पर मैं किसी और की जान के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। हरी को लगा कि शायद रामू विचलित हो रहा है। उसने एक और प्रयास किया। रामू भाई, एक बार फिर से सोच लो, उसने कहा, अपनी आवाज में मधुरता लाते हुए। यह चावल तुम्हें बहुत अमीर बना सकते हैं। और तो और, इनके होते हुए तुम्हें अपने फसल की ज्यादा चिंता भी नहीं करनी होगी। जितना भी हुआ बाकी का यह संभाल लेंगे। रामू के मन में एक पल के लिए विचार आया, क्या सच में यह उसकी समस्याओं का हल हो सकता है? क्या इससे उसकी आर्थिक तंगी दूर हो जाएगी? क्या उसका बेटा अच्छी शिक्षा पा सकेगा? क्या वह अपनी पत्नी को वह सब दे पाएगा जिसके वह हकदार है? लेकिन फिर उसे अपने पिता की सीख याद आई, बेटा, ईमानदारी से बड़ा कोई धन नहीं है, इसे कभी मत खोना। और उसकी आंखों के सामने उन लोगों के चेहरे आ गए जिन्हें वह यह नकली चावल बेचेगा। बच्चे, बूढ़े, गरीब, अमीर। नहीं भाई, यह काम मुझसे नहीं हो सकता है। रामू ने अंतिम फैसला सुनाया। अब उसकी आवाज में एक नई दृढ़ता थी। चाहे कितना भी फायदा क्यों न हो, हरी ने हार मान ली। उसने नकली चावल के दानों को वापस गोनी में डाल दिया और कंधे उचकाए। ठीक है भाई, जैसा तुमको सही लगे, उसने कहा, थोड़ा निराश होकर। हाँ भाई, चलो फिर मैं चलता हूँ, रामू ने कहा, अब घर जाने की जल्दी में। रामू हरी के घर से निकल गया, पर उसका मन अभी भी अशांत था। वह फिर से परेशान होकर अपने घर की तरफ चल पड़ा, सोचता हुआ कि क्या उसने सही फैसला किया है। चलते चलते रामू परेशान हालत में एक पेड़ के नीचे आकर बैठ गया। यह वही पीपल का पेड़ था, गांव की चौपाल के पास, जहां अक्सर लोग शाम को बैठकर बातें करते थे। अब वहां कोई नहीं था, सिर्फ रामू और उसके विचार। अब क्या करूं? रामू ने अपने आप से पूछा, आसमान की ओर देखते हुए, अपने नसीब को कोसूं या नहीं। कुछ देर पहले तक लग रहा था कि मुझे कोई नई राह मिल जाएगी जो मेरी किस्मत को बदल देगी, पर आखिर हुआ वही, फिर मेरी किस्मत दगा दे गई। अब मैं क्या करूं? आखिर कब तक इस किस्मत को कोस के काम होगा मेरा? रामू परेशान होकर पेड़ के नीचे अपने आप से बात कर रहा था, जैसे कोई जवाब चाहता हो, कोई मार्गदर्शन। तभी वहां पास से एक साधु बाबा गुजर रहे थे। लंबी सफेद दाढ़ी, गेरुआ वस्त्र और हाथ में एक कमंडल, एक सच्चे साधु का रूप। उन्होंने रामू को इतना परेशान देखकर अपने कदम रोक लिए और उसके पास चले गए। क्या हुआ बेटा, इतने परेशान क्यों हो? बाबा ने पूछा अपनी शांत और मधुर आवाज में। कोई तकलीफ है क्या? रामू बाबा को देखकर चौंक गया। इस वक्त इस जगह एक साधु का मिलना, क्या यह कोई संकेत था? नहीं बाबा, कोई परेशानी नहीं है, रामू ने जल्दी से कहा, अपने आंसू पोंछते हुए। देखो बेटा, मुझसे छुपाकर क्या करोगे? बाबा ने प्यार से कहा, रामू के बगल में बैठते हुए। तुम्हारी शक्ल बता रही है कि तुम बहुत परेशान हो। कोई तकलीफ है तो मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। बाबा की यह बात सुनकर रामू सोचने लगा, इतना तो परेशान हूँ और अब कोई रास्ता तो नजर नहीं आ रहा है। एक बार बाबा से बात करके देखता हूँ, शायद वह कोई उपाय बता दे। क्या सोच रहे हो बेटा? बाबा ने फिर पूछा। अब उनकी आवाज में थोड़ी चिंता भी थी। बोलो, क्या परेशानी है? एक परेशानी तो है बाबा, रामू ने अंततः कहा अपनी आंखें पोंछते हुए। मैं अपनी किस्मत से परेशान हूँ। मुझे ऐसा लगता है वह मेरा साथ कभी नहीं देती है। क्यों बेटा, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? बाबा ने शांति से पूछा, जैसे वे रामू के दर्द को समझ रहे हों। बाबा, मैं एक मामूली किसान हूँ जिसका सारा संसार खेतीबाड़ी पर निर्भर है। रामू ने अपना दुखड़ा सुनाना शुरू किया। और मैं पूरी ईमानदारी से अपने खेत पर काम करता हूँ, पर मेरी किस्मत कभी साथ नहीं देती है। कभी बारिश मेरी फसल खराब कर देती है, कभी सूखा पड़ जाता है, और किसी साल फसल बच गई तो उस साल मंडी में फसल के दाम कम हो जाते हैं।
बेटा, तो तुम किसानी के अलावा कुछ करने की क्यों नहीं सोचते हो? बाबा ने सुझाव दिया, रामू के कंधे पर हाथ रखते हुए। बाबा, मेरे पुरखे किसानी ही करते आ रहे हैं। रामू ने थोड़ा उदास होकर कहा, और फिर मैं किसानी कैसे छोड़ दूं? और किसानी छोड़ना तो कोई तरीका नहीं है, है ना? इसी तरह अगर हर किसान परेशान होकर किसानी छोड़ दे तो लोग तो भूखे मर जाएंगे। हाँ बेटा, यही तो सोचकर तुम्हें और मेहनत करनी होगी, बाबा ने प्रोत्साहित किया। बाबा, मैं मेहनत करने से पीछे नहीं हटता, रामू ने दृढ़ता से कहा। पर आखिर मेरा भी घर परिवार है, मुझे मेरे अलावा उनका भी देख सोच कर चलना पड़ता है। बेटा, तो जिस तरह तुम परेशान हो उसी तरह तुम्हारे साथ वाले किसान भी तो परेशान होंगे ना? बाबा ने पूछा एक गहरी समझ के साथ। तो तुम सारे किसान मिलकर कोई उपाय ढूंढो, शायद सारे लोग मिलकर कुछ सोचें तो तुम सभी की समस्या दूर हो जाए। रामू का मन अचानक हरी और उसके नकली चावल की ओर गया। बाबा, मेरे अगल-बगल वालों में से तो कुछ ने दूसरा रास्ता चुन भी लिया है, उसने कहा थोड़ा संकोच के साथ। खेती से पैसे बनाने का? बेटा, तो तुम उनसे पूछो और उनका तरीका अपना कर देखो, बाबा ने कहा, जैसे वे एक समाधान सुझा रहे हों। शायद तुम्हारा भी काम बन जाए। नहीं बाबा, मैं वह रास्ता नहीं चुन सकता, रामू ने तुरंत कहा, अपने सिर को दृढ़ता से हिलाते हुए। मुझे वह सही नहीं लगा। क्यों बेटा, ऐसा क्या कर रहे हैं वे जो तुम्हें सही नहीं लग रहा है? बाबा ने गहरी जिज्ञासा के साथ पूछा। बाबा की यह बात सुनकर रामू सोचने लगा, अब क्या करूं? बाबा को हरी भाई वाली बात बता दूं कि किस तरह वे लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? बता देता हूं, पर हरी भाई का नाम नहीं लूंगा क्योंकि आखिर वह मेरी मदद करने की कोशिश ही कर रहे थे। हाँ बाबा, रामू ने अंततः कहा एक निर्णय लेते हुए। मेरे जान पहचान में एक किसान भाई बहुत गलत काम कर रहे हैं। क्या गलत कर रहे हैं, जरा मुझे भी बताना तो, बाबा ने उत्सुकता से पूछा। बाबा, आज मैं सुबह उनसे मिला था और आपकी तरह मुझे परेशान देखकर उन्होंने भी मेरी मदद करने की सोची, रामू ने बताना शुरू किया। उनकी भी खेती का काम है जो हर साल मेरे तरह कुछ न कुछ कारणों से खराब हो जाती थी। तो उन्होंने एक नया उपाय सोच लिया है, बचे कुचे अनाज के साथ पैसे कमाने का। ऐसा क्या करते हैं बेटा वो? बाबा ने पूछा। अब उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उन्होंने चीन से चावल मंगवा लिया है, रामू ने कहा। अब उसकी आवाज थोड़ी धीमी हो गई थी। और वे उन्हें अपने बचे हुए चावल के दानों में मिला देते हैं, जिसे बेचकर वे बहुत पैसे कमा रहे हैं। हाँ तो बेटा, उसमें क्या गलत है? बाबा ने पूछा, जैसे वे रामू की परीक्षा ले रहे हों। तुम भी चीन से मंगवा लो और उनके ही तरह बेचो। नहीं बाबा, आप शायद समझे नहीं, रामू ने जल्दी से स्पष्ट किया, थोड़ा परेशान होकर। वो चावल जो चीन से मंगवाते हैं वो मामूली चावल नहीं है, क्योंकि उन्हें उगाया नहीं, बनाया जाता है। रामू की यह बात सुनकर बाबा चौंक गए। उनकी आंखें विस्मय से फैल गईं। क्या कहा बेटा? चावल जिन्हें उगाया नहीं, बनाया गया है, यानी वे नकली चावल हैं? हाँ बाबा, वे चावल नकली होते हैं, रामू ने स्वीकार किया। अब उसकी आवाज में एक गहरी चिंता थी। और उन्हें अगर अपने चावल के दानों में मिला दो तो पता ही नहीं चलता कि नकली कौन सा है और असली कौन सा। बेटा, पर यह नकली चावल तो लोगों की जान ले सकते हैं ना? बाबा ने गंभीरता से पूछा। हाँ बाबा, इसीलिए तो मैंने वो रास्ता नहीं चुना, रामू ने दृढ़ता से कहा, अपने निर्णय पर गर्व महसूस करते हुए। क्योंकि मैं अपने फायदे के लिए किसी की जान नहीं ले सकता, भले ही इसके लिए मुझे और कितना भी परेशान क्यों न होना पड़े। वाह बेटा, क्या खूब बात कही तुमने, बाबा ने प्रसन्नता से कहा। उनके चेहरे पर एक गहरी संतुष्टि का भाव था। तुमने अच्छा किया वह रास्ता नहीं चुनकर, क्योंकि अभी तो तुम्हें शायद फायदा हो भी जाता, पर बाद में तुम्हें तुम्हारी गलतियों पर पछताना पड़ता। हाँ बाबा, मेरा भी परिवार है, रामू ने कहा, अपने विचारों को खुलकर व्यक्त करते हुए। अगर मैं यह गलत काम करूंगा तो कल मेरे परिवार के साथ भी कुछ गलत हो सकता है। हाँ बेटा, हमारी गलतियों की सजा कभी कभी हमारे परिजनों को भी भुगतनी पड़ती है, बाबा ने गहरी समझ के साथ कहा।
अब रामू को लगा कि बाबा वाकई उसकी मदद कर सकते हैं। बाबा, अब आप ही बताइए, आखिर मैं क्या करूं? उसने पूछा उम्मीद भरी नजर से बाबा की ओर देखते हुए। मेरी किस्मत के तारे में कैसे सुधार हो? आखिर मेरा भी परिवार है, मुझे उनका भी तो सोचना पड़ेगा। बाबा ने रामू को गौर से देखा, जैसे वे उसके अंदर झांक रहे हों। बेटा, तुम मेरा एक काम करो तो मैं तुम्हें इस समस्या से बाहर निकलने में मदद करूंगा, उन्होंने कहा एक रहस्यमय मुस्कान के साथ। बोलिए बाबा, मैं क्या करूं? रामू ने उत्साह से पूछा, जैसे वह किसी बड़े अवसर की प्रतीक्षा कर रहा हो। मैं आपके सारे काम करने को तैयार हूँ, बस आप मुझे इस समस्या से बाहर निकालिए। बेटा, तुम्हें कुछ ज्यादा नहीं करना है, बाबा ने धीरे से कहा, रामू के कंधे पर हाथ रखते हुए। तुमने कहा ना, तुम्हारा भी परिवार है, तो तुम्हें बस उनसे जाकर यह चीन के चावल वाली बात बतानी है। क्योंकि तुमने अपना सोचकर मना कर दिया, पर क्या तुमने अपने परिवार वालों से पूछा इस बारे में? नहीं बाबा, नहीं पूछा किसी से भी, रामू ने स्वीकार किया, थोड़ा शर्मिंदा होकर। तो एक बार उनसे पूछ कर देखो, उनका इस बारे में क्या कहना है, बाबा ने सुझाव दिया। फिर कल सुबह तुम मुझे यहीं मिलना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। ठीक है बाबा, रामू ने कहा, अब एक नई उम्मीद के साथ। मैं मेरी पत्नी से इस बारे में बात करके आपको कल सुबह यहीं मिलता हूँ। फिर रामू वहां से अपने घर के लिए निकल गया, मन में नए विचारों के साथ। वह सोच रहा था, क्या गौरी भी मेरी तरह ही सोचेगी, या वह मुझे इस मौके को न गंवाने की सलाह देगी? क्या होगा अगर वह इस नकली चावल वाले विचार को सही मानती है? क्या मैं अपने सिद्धांतों से समझौता कर पाऊंगा? इन्हीं सवालों के साथ रामू अपने घर की ओर बढ़ता गया। रामू के घर की छोटी सी मिट्टी की झोपड़ी में एक दिया जल रहा था, जिसकी रोशनी दूर से ही दिखाई दे रही थी। यह दिया गौरी जलाती थी हर शाम जब सूरज ढलता, जैसे वह अपने पति के सुरक्षित घर लौटने की प्रार्थना कर रही हो। रामू घर पहुंचते ही सबसे पहले अपनी पत्नी गौरी को आवाज लगाकर बुलाता है। गौरी, मैं खेत से आ गया हूँ, जरा यहाँ आना, तो तुमसे एक जरूरी बात करनी है। गौरी रसोई से बाहर आई, हाथों में आटा लगा हुआ, चेहरे पर चिंता का भाव। क्या हुआ जी? सब ठीक तो है ना? उसने पूछा, रामू के चेहरे को पढ़ने की कोशिश करते हुए। रामू ने गौरी को आश्वस्त किया, हाँ सब ठीक है, बस मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी। बोलिए, क्या बात करनी है? गौरी ने पूछा, हाथों से आटा झाड़ते हुए। रामू ने गहरी सांस ली, जैसे किसी बड़े निर्णय के लिए तैयार हो रहा हो। गौरी, तुम तो जानती हो, हमारी खेती से कुछ समय से हमें कोई मदद नहीं मिल रही है, उसने कहना शुरू किया। हाँ, आज दोपहर को तो आप बता रहे थे, वही ना? गौरी ने याद दिलाया। अब उसके चेहरे पर चिंता का भाव और गहरा हो गया था। हाँ गौरी, वही, रामू ने कहा। अब उसकी आवाज थोड़ी धीमी हो गई थी। पर आज तुम्हारे जाने के बाद मेरे साथ एक घटना हुई, जिसके बारे में मुझे तुम्हें बताना है। फिर रामू ने गौरी को सब कुछ बताया, हरी के साथ उसकी मुलाकात, उसके घर जाना, नकली चावल का राज, और फिर उसके द्वारा उस प्रस्ताव को ठुकरा देना। उसने बाबा के साथ हुई बातचीत के बारे में भी बताया, और कैसे बाबा ने उसे गौरी से इस बारे में बात करने को कहा था। गौरी ध्यान से सुनती रही, उसके चेहरे पर भावों का उतार चढ़ाव स्पष्ट दिखाई दे रहा था। जब रामू ने अपनी बात पूरी की तो गौरी कुछ देर तक चुप रही, जैसे वह इस पूरे मामले पर गहराई से विचार कर रही हो। क्या बात है? कौन है वह? और आप उनसे वह तरीका क्यों नहीं पूछते? गौरी ने अंततः कहा, थोड़ा उत्साहित होकर। इससे आपकी भी समस्या दूर हो जाएगी। कौन है, मत पूछो, रामू ने कहा, हरि की पहचान छिपाते हुए। मेरे एक शुभचिंतक ही समझ लो, पर पहले तुम मेरी पूरी बात सुन लो। रामू ने फिर से हरि के नकली चावल वाले प्रस्ताव के बारे में विस्तार से बताया, और कैसे इससे उन्हें फायदा हो सकता है, पर कैसे यह गलत है। ऐसा कैसा तरीका है? मुझे बताइए जरा, मैं भी तो सुनूं। गौरी ने उत्सुकता से पूछा। जैसे मेरी फसल कभी बारिश की वजह से खराब हो जाती थी तो कभी सूख जाती थी, वैसे ही उनकी भी हालत थी।
रामू ने समझाया, पर अब वह चीन से चावल मंगवाते हैं। क्या कहा? चीन से चावल? गौरी आश्चर्य से बोली। हाँ गौरी, वह चीन से चावल मंगवाते हैं, रामू ने कहा। अब उसकी आवाज में एक गहरी चिंता थी। और फिर उनको अपने पास बचे हुए चावल के दानों में मिला देते हैं और बाजार में बेचते हैं। इससे उन्हें बहुत फायदा होता है और किसी को नहीं समझता कि असली कौन सा है और नकली कौन सा। रामू की यह बात सुनकर गौरी की आंखें बड़ी हो गईं और वह थोड़ा आश्चर्य में पड़ गई। मैं कुछ समझी नहीं। असली चावल, नकली चावल? गौरी ने भ्रमित होकर कहा। हाँ गौरी, चीन से लाए हुए चावल नकली चावल होते हैं, रामू ने स्पष्ट किया। अब उसकी आवाज में एक गहरा विषाद था। उन्हें उगाया नहीं, बनाया जाता है और वह काफी सस्ते मिलते हैं। उन्हें सस्ते में लाओ और अच्छा मुनाफा कमाओ, पर नकली चावल तो खाने में जानलेवा साबित हो सकते हैं। गौरी ने तुरंत कहा। अब उसके चेहरे पर चिंता और भय का भाव था। तो यह तो बहुत गलत बात है, अपने मुनाफे के लिए किसी की जान लेना। हाँ, मुझे भी यही गलत लगा, रामू ने राहत के साथ कहा, जैसे उसे अपनी पत्नी के विचारों का पहले से अंदाजा था। तो सोचा एक बार तुम्हारी भी राय लेकर देख लेता हूँ, क्योंकि मेरी इस परेशानी से तुम भी तो परेशान हो और सिर्फ मेरे मना करने से अच्छा है एक बार तुम्हारी भी राय लेना मुझे सही लगा। गौरी ने रामू की ओर प्रेम और गर्व से देखा। उसके पति की ईमानदारी, उसकी नैतिकता, यही तो थे वे गुण जिनके लिए वह उससे प्यार करती थी। नहीं जी, हम एक बार के लिए भूखे सो जाएंगे, गौरी ने दृढ़ता से कहा, अपने निर्णय पर अटल रहते हुए। पर किसी के साथ ऐसा धोखा करके पैसे कमाना बहुत गलत होगा। आज हम चैन से सो जाएंगे, पर कल उन गलतियों का भुगतान हमें किसी न किसी तरह चुकाना ही पड़ेगा। गौरी की ऐसी बातें सुनकर रामू बहुत भावुक हो गया। वह अपनी पत्नी को देखता रहा, उसकी आंखों में प्रेम और कृतज्ञता के आंसू थे। वाह गौरी, मुझे आज तुम पर बहुत नाज हो रहा है, रामू ने भावुक होकर कहा, गौरी का हाथ अपने हाथों में लेते हुए, क्योंकि तुम भी बिल्कुल मेरी तरह सोच रही हो। तेरी और मेरी सोच एक जैसी है, इसलिए तो हमारा रिश्ता इतना मजबूत है। चलिए यह सब बातें छोड़िए, गौरी ने कहा अपने आंसू पोंछते हुए। इन गलत बातों को अपने ऊपर हावी मत होने देना। आप और मेहनत कीजिए, देखना बहुत जल्द आपको कामयाबी मिलेगी। गौरी की ऐसी बातों ने रामू का हौसला और बढ़ा दिया। उसे लगा जब तक गौरी जैसी पत्नी उसके साथ है, तब तक कोई भी मुश्किल उसे हरा नहीं सकती। अगली सुबह जब सूरज अभी पूरी तरह से निकला भी नहीं, रामू बाबा से मिलने अपने घर से निकल पड़ा। उसके मन में अब एक नई उम्मीद थी, एक नया विश्वास। वह जानता था कि वह और उसकी पत्नी सही रास्ते पर हैं, चाहे वह कितना भी मुश्किल क्यों न हो। रामू जब वहां पहुंचा जहां उसने बाबा से मिलने का वादा किया था, तो उसे वहां कोई नहीं मिला। पीपल का पेड़ खड़ा था, पर बाबा का कहीं पता नहीं था। यह क्या? रामू मुरझा गया। बाबा तो यहाँ नहीं है। अब मुझे कहाँ मिलेगा मेरी परेशानी का हल? कहाँ से मिलेगा मेरी किस्मत का साथी? रामू अभी अपने आप से बातें कर ही रहा था, तभी बाबा अचानक से प्रकट हो गए। वे एक पेड़ के पीछे से निकले, जैसे वहां छिपे हुए थे। आ गए बेटा, तुम? बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा। बाबा को अचानक से प्रकट होता देखकर रामू थोड़ा डर गया। उसके मन में एक अजीब सा विचार आया, बाप रे बाप, यह तो कोई मायावी बाबा लग रहे हैं। अभी के लिए मेरा यहाँ से निकलना ही सही रहेगा। अरे बच्चा, डरो मत, बाबा ने हंसते हुए कहा, जैसे उन्होंने रामू के मन की बात पढ़ ली हो। यह तो मेरी एक छोटी सी शक्ति है, मैं कोई मायावी नहीं हूँ। नहीं बाबा, मैं डरा नहीं था, रामू ने झेंपते हुए कहा, बस थोड़ा चौंक गया था। बोलो बेटा, क्या तुमने वह काम किया जो मैंने तुमसे कहा था? बाबा ने पूछा, एक पत्थर पर बैठते हुए। हाँ बाबा, मैंने मेरी पत्नी से उन चीन के चावल के बारे में बात की, रामू ने उत्साह से कहा, और उसे यह भी बताया कि इनसे हमें बहुत फायदा होगा।
पर उसकी सोच पूरी मेरी तरह है। उसने भी यह गलत काम करने से मना कर दिया। उसने तो यह तक कहा कि हम एक समय पर भूखे रह सकते हैं, पर किसी के साथ इस तरह धोखा करके पैसे नहीं कमा सकते। रामू ने गर्व से अपनी पत्नी की बात दोहराई। रामू की यह सारी बातें सुनकर बाबा बहुत प्रसन्न हुए। उनके चेहरे पर एक अजीब सी चमक आ गई, जैसे उन्होंने कोई बड़ी खोज कर ली हो। यह तो बहुत अच्छी बात है बेटा, बाबा ने कहा अपनी दाढ़ी को सहलाते हुए, कि तुम्हारी घर वाली की सोच बिल्कुल तुम्हारी तरह है। तुम दोनों मिलकर सही रास्ते पर चल रहे हो। बाबा, अब आप मुझे कोई तरीका बताइए, रामू ने आग्रह किया, उम्मीद भरी नजर से बाबा की ओर देखते हुए, जिससे मेरी समस्याएं दूर हो सकें। हाँ बेटा रुको, बाबा ने कहा अपनी झोली से कुछ निकालते हुए, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ, जिससे तुम्हारी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। बाबा फिर उसे एक छोटी सी पोटली देते हैं, जिसमें कुछ भरा हुआ था। बाबा, इस पोटली में क्या है? रामू ने पूछा, उत्सुकता से उस पोटली को देखते हुए। बेटा, इस पोटली में जादुई मिट्टी है, बाबा ने धीरे से कहा, जैसे कोई बड़ा रहस्य बता रहे हों। तुम बस इस मिट्टी को ले जाकर अपने खेत में छिड़क देना और फिर उसके बाद अपने अनाज के बीजों को छिड़क देना, फिर कमाल देखना, बाबा ने आगे कहा। अब उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। पर एक बात याद रखना, मिट्टी कम कम छिड़कना, और जब पोटली की मिट्टी खत्म होने वाली हो तो अपने खेत की मिट्टी इसमें मिला देना। इस पोटली को कभी खाली मत होने देना। रामू ने पोटली को अपने हाथों में लिया, उसे गौर से देखा। यह एक साधारण सी पोटली थी, जिसमें मिट्टी भरी हुई थी। लेकिन अगर बाबा कह रहे हैं कि यह जादुई है, तो जरूर इसमें कुछ खास होगा। ठीक है बाबा, रामू ने कहा पोटली को संभालते हुए, मैं आपकी सारी बातों को याद रखूंगा और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है तो बेटा, मैं चलता हूँ, बाबा ने अपनी जगह से उठते हुए कहा। और याद रखना, ईमानदारी का रास्ता कभी गलत नहीं होता। हो सकता है वह थोड़ा लंबा हो, थोड़ा मुश्किल हो, पर अंत में वही सही साबित होता है। रामू ने बाबा के चरण छुए और उनसे विदा ली। फिर वह तुरंत अपने खेत की ओर चल पड़ा, मन में एक नई उम्मीद के साथ। खेत पर पहुंचकर रामू ने बाबा के निर्देशों का पालन किया। उसने पोटली से थोड़ी थोड़ी मिट्टी निकालकर अपने खेत में छिड़क दी, ध्यान रखते हुए कि वह ज्यादा इस्तेमाल न करे। चलो, अब मिट्टी तो छिड़क दी, रामू ने अपने आप से कहा खेत को देखते हुए। अब फटाफट से बीजों को भी छिड़क देता हूँ। रामू सारे खेत में जल्दी जल्दी बीज छिड़कने लगा। उसकी आंखों में एक नई चमक थी, जैसे उसे विश्वास हो गया हो कि इस बार उसकी किस्मत साथ देगी। चलो, बाबा के कहे अनुसार मिट्टी भी छिड़क दी और बीज भी। रामू ने संतुष्टि से कहा, अपना काम पूरा करते हुए, चलो अब घर चलता हूँ। कल सुबह जल्दी आकर एक बार खेत का जायजा ले लूंगा और जादुई मिट्टी का कमाल भी देख लूंगा। उस रात रामू ने बहुत अच्छी नींद ली। उसे सपने में अपना खेत दिखा, हरा भरा, लहलहाता हुआ, फसल से लदा हुआ। उसने देखा कि उसकी मेहनत रंग लाई है और उसकी किस्मत ने भी उसका साथ दिया है। अगली सुबह उत्सुकतावश रामू अपने खेत की ओर भागा। गौरी भी उसके पीछे पीछे चली। जब वह अपने खेत के पास पहुंचा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसका खेत पूरा हरा भरा हो चुका था, जैसे उसने कई महीने पहले बीज बोए हों, न कि कल रात। यह क्या? रामू ने आश्चर्य से कहा, मुझे लगता है कि असली जादू तुम्हारे विश्वास में था गौरी। तुम्हारे विश्वास ने मुझे फिर से मेहनत करने की प्रेरणा दी, और शायद वह बाबा भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। वे हमें यह समझाने आए थे कि विश्वास और मेहनत के बिना कोई चमत्कार संभव नहीं है। गौरी ने प्यार से रामू का हाथ थामा। चाहे जो भी हो, हमारी किस्मत बदल गई है, और इस बदलाव के लिए मैं उस बाबा की हमेशा आभारी रहूंगी। रामू ने गौरी को अपनी बाहों में भर लिया। नहीं गौरी, मैं तुम्हारा भी आभारी हूँ। तुम्हारे विश्वास ने ही मेरी किस्मत बदली है।
एक दिन जब रामू खेत से लौट रहा था, उसे वही पेड़ दिखाई दिया जहां उसने पहली बार उस बाबा को देखा था। वहां एक छोटा सा पत्थर रखा था जिस पर कुछ लिखा था। रामू ने झुककर पढ़ा, विश्वास ही वह जादुई मिट्टी है जो बंजर जमीन को भी हरा भरा बना देती है। रामू की आंखों में आंसू आ गए। उसने अब समझ लिया था कि बाबा ने उसे क्या सिखाया था। उस दिन से रामू ने अपने जीवन में एक नया सिद्धांत अपनाया, विश्वास और मेहनत का कोई विकल्प नहीं। उसने अपने अनुभव से सीखा कि जब हम अपने आप पर विश्वास करते हैं और मेहनत करते हैं तो किस्मत भी हमारा साथ देती है। रामू और गौरी के नेक दिल ने उनकी बदकिस्मती को बदल दिया और अब उन्हें अपनी किस्मत को कोसने की जरूरत नहीं थी। उनका जीवन फिर से हरा भरा हो गया था, ठीक वैसे ही जैसे उनका खेत। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो जाने से पहले प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइए। और हाँ, कमेंट में लिखकर जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, लाइफ में मोटिवेटेड रहिए।